दोस्तों। और यहाँ पर आपका इस सत्र में स्वागत है। और यहाँ पर हमारे साथ आज एडन वॉर्ड हैं और एडन वॉर्ड कह रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि आज वो कदम दर कदम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप ग्लोबल यूनिट पे में अपना खाता खोल सकते हैं और उसको सत्यापन कर सकते हैं। तो उस पूरी प्रक्रिया के बारे में इसके बारे में बताया जाएगा। तो आज उससे बढ़ने से पहले तो अगर आप मुझे ये बता सकते हैं पहले कि आप एडन को देख सकते हैं, मेरी आवाज ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं, तो एक दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। आपकी प्रति पुष्टि का इंतजार। और धन्यवाद आपकी प्रतिपुष्टि का। और मेरा नाम एडन वॉर्ड है और मैं ग्लोबल यूनिट पे का एक परियोजना प्रबंधक सहायक हूं। और मैं बहुत सारी पॉडकास्ट भी मैं आयोजित करता हूं। और मैं बहुत ग्लोबल यूनिट पे टीम में मैं बहुत नया हूं, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो परियोजना है ये कितना उत्साहित करती है और मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं कि मैं इसका हिस्सा हूं। और इस समय यहाँ पर 10 बजे हैं और रूस में 3 बजे हुए हैं और यूके में भी 12 बजे होंगे दिन के। तो मैं कौन हूँ? तो मैं आपको जैसा बताया कि मैं इस परियोजना प्रबंधक सहायक हूँ ग्लोबल यूनिट पे का। और साथ ही साथ मैं गोप्रो एमएलसीआई मेंटरशिप प्रोग्राम इसका मैं सहभागी हूँ। और एक और जो फेसबुक के ऊपर एक जो ग्रुप है जिसको हम लोग जो मिलेनियल्स हैं, जो युवक लोग हैं, उनको हम लोग आकर्षित करते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है और वो ये कि मैं कब से सपने देख रहा हूँ। 10 साल से मैं वो सपना देख रहा हूँ कि मैं एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैं एक प्रवक्ता बनूंगा और मैं बहुत करीब हूँ इसके। और मुझे मालूम है कि एक दिन मैं यहाँ पर जो है वो मैं सामरिक विभाग यानी कि रणनैतिक विभाग का भी मैं हिस्सा बनूंगा। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हम लोग अपने मुख्य शीर्षक के बारे में बताएं, जो कि मार्शल बताएंगे हमें इसके बारे में विस्तार से। और वो हमें बताएंगे पूरी की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में। तो अब ग्लोबल यूनिट पे के साथ मेरा जो मैं उनके साथ कैसे मिला, तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि ये ग्लोबल यूनिट पे एक एक ऐसा नवोन्मेष परियोजना है जहां पर पहली बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फिएट करेंसी और क्रिप्टो करेंसी ये सभी की सभी जो है वो एक मंच के ऊपर आ रही हैं। और इससे पहले ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं हुआ। अब आप ये देख सकते हैं कि आप अपना पैसा जो है वो हस्तांतरित कर सकते हैं विश्व में कहीं पर भी, एक जगह से दूसरी जगह। और मुझे मालूम है कि ये जो हस्तांतरण होगा ये सुरक्षित होगा। और जैसा कि मैंने कहा और बहुत बार मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत सारे लीडर्स भी हमारे बोल चुके हैं कि जो हमारी जो बैंकिंग प्रणाली है वो अपना काम वाकई ठीक तरीके से नहीं कर रही है। तो ये जो तो तो आज हम लोग जो है एक और हम लोग चाहते हैं, मैं मार्शल के साथ मिलकर इस परियोजना को एक अलग मंच पर लेकर जाने चाहता हूं। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं वाकई बहुत उत्साहित हूं। और मैं यहाँ पर इस पूरी परियोजना की पूरी गहराई को मैं जांच पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। और मैं आपको पूरी बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि वाकई में जो हमारे परिस्थिति तंत्र के अंदर अगर किसी चीज की कमी है तो वो ये प्रोजेक्ट जो है उसको पूरी कर देगा। तो इसीलिए ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस है, बहुत सकारात्मक चीज है। तो जितने भी लोग, जो भी हमारे सदस्य, जो भी हमारे समुदाय के सदस्य हैं जिनके पास ये ग्लोबल यूनिट पे का अकाउंट आएगा, वो वाकई उनके लिए जो ये विश्व है वो छोटा पड़ जाएगा। और आप जो हैं जो जो आप पैसे का हस्तांतरण है वो एक विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में आराम से कर सकते हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ कि हम लोग अपने जीवन को बहुत दबाव में नहीं डाल सकते इस सत्यापन के लिए। तो इसीलिए आज के सत्यापन के लिए मार्शल न्योक्जिमा जो कि आज आपके साथ हैं, और ये
मार्शल न्योनजीमा को तो हर कोई जानता है, और ये हमारे परियोजना प्रबंधक हैं, ये एम्बेसडर काउंसिल के भी सदस्य हैं, ये उपाध्यक्ष हैं हमारे एवरेज प्रोग्राम के, और साथ ही साथ इनको ब्लॉकचेन का भी बहुत अच्छी इनको जानकारी है, और ये अंतरराष्ट्रीय वक्ता भी हैं। तो ये मार्शल, ये मंच आपका हुआ, धन्यवाद। और बहुत बढ़िया एडन, बहुत बढ़िया एडन, आपने मुझे जिस प्रकार से आपने परिचय दिया इतनी ऊर्जा के साथ, बहुत अच्छा लगा। और आप जैसे जो नवयुवक हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों की मदद कर रहे हैं कि हम लोग पूरा समुदाय जो है वो आगे बढ़ सके। तो आइए चलिए जरा ध्वनि की जांच और पुष्टि कर लेते हैं कि आप मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप देख पा रहे हैं ठीक प्रकार से मार्शल को, तो प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। तो आज आपको पता है कि, और बहुत बार बहुत लोगों ने जो है हमसे ये बोला है कि वो चाहते हैं कि ये पंजीकरण प्रक्रिया को चरण दर चरण बताया जाए और इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाया जाए। तो आज हम लोग कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि किस प्रकार से आप ग्लोबल यूनिट पे की प्रणाली के साथ आप पंजीकरण कर सकते हैं। तो हमने देखा है कुछ जो हमारे खबरों में के अंदर कि हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं कि क्यों कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए हम कर रहे हैं कि हम लोग आपकी मदद कर सकें। तो जब आप सबसे पहले gtinet.ch के ऊपर जाते हैं तो आपको ये सबसे पहले ये पृष्ठ आपको दिखाई देता है, और ये वेबसाइट है, और इस वेबसाइट के ऊपर आप अपनी पहुंच बना सकते हैं। और ये आप जीयूपी के बैक ऑफिस से भी आपको ये लिंक मिल सकता है, और उसके बाद आप बटन दबाएंगे जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ओपन अकाउंट। और उसके बाद आप जो है जैसा कि मैंने बताया कि आप जैसे ही अपने ब्राउजर के अंदर www.gtinet.ch लिखेंगे तो ये पृष्ठ आपके सामने आएगा, और आप यहाँ पर लिखेंगे कि आप अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, ओपन अकाउंट। और जैसे ही आप उस बटन को दबाएंगे तो आपको इस पृष्ठ के ऊपर लेकर आया जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपसे आपका नाम पूछा जा रहा है, और बहुत सारे लोग जो यहाँ पर कर रहे हैं कुछ कुछ कारणों की वजह से वो सबसे पहले जो पहला नाम है उसमें अपना उपनाम लिख रहे हैं, और उपनाम की जगह वो पहला नाम लिख रहे हैं। तो कई बार कुछ लोग जो हैं जो अपने जो उनका उपनाम है वो सबसे ऊपर लिखते हैं। तो आपको बड़े ध्यान से इसको भरना है, और ये बहुत जरूरी है कि, और हम लोगों ने यहाँ पर बताया है कि आपको कि ये वही ईमेल आएगा जहां पर जिससे आप एवरेज के साथ पंजीकृत हैं। क्यों जरूरी है ये? इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग ये जीयूपी का जो अकाउंट है वो बैक ऑफिस के साथ हम इसको सिंक्रोनाइज करने वाले हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर आपको कोई दिक्कत ना आए, और आने वाले समय में आप ग्लोबल यूनिट पे के अंदर आपको सीधी पहुंच मिल जाए। मैं फिर से दोहराता हूं कि आपको उस ईमेल का इस्तेमाल करना है जिस ईमेल के मदद से आपने एवरेज के ऊपर जो है वो पंजीकृत किया है। और आप उसके बाद जो पासवर्ड है आप वो कुछ भी डाल सकते हैं, और इतना आप जरूर निश्चित कर लीजिएगा कि जो पासवर्ड है वो काफी शक्तिशाली होना चाहिए। और उसके बाद आपको मैं ये बताऊं कि आप ग्लोबल यूनिट पे के अंदर, अगर आपकी उम्र 18 साल से नीचे है तो आप ग्लोबल यूनिट पे का अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पुष्टि मांगी जा रही है कि आप 18 साल से ऊपर हैं। तो यदि आप इसका पुष्टि नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए कि आप अपने बच्चों का अकाउंट जो है यहाँ पंजीकरण करने की कोशिश कर रहे हो। तो एक और छोटा सा यहाँ पर एक बक्सा है, और ये कैप्चा का है कि आप रोबोट नहीं हैं। ये ये एक प्रकार से सुरक्षा विशेषता है जो आज की तारीख में आप कहीं पे भी पंजीकरण करेंगे तो आपको दिखाई देगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार आप देखेंगे इंटरनेट पे बहुत सारे बॉट हैं,
और ये जो बॉट हैं ये किसी कारणवश जो है ये अकाउंट्स जो हैं वो खोलते रहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इस चीज को ध्यान देते हैं कि जो भी अकाउंट खोल रहा है वो वास्तव में मनुष्य है और कोई रोबोट या कोई बॉट नहीं है। तो ये पहला जो पृष्ठ है ये बहुत सरल है, ये आपके सामने है। आम हम लोगों को अब ये भी पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि रोबोट जो है वो अकाउंट नहीं खोल रहा है बल्कि एक मनुष्य अकाउंट खोल रहा है। जब आप निश्चिंत हो जाएं, सारी जानकारी आपने ठीक प्रकार से भरी है, तो आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप यानी कि मेरा मेरा अकाउंट बनाए के ऊपर आप क्लिक करें। और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको सीधे आपको ग्लोबल यूनिट पे के बैक ऑफिस पे ले जाया जाएगा, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। और इस यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा जिस जो कह रहा है गो टू माय प्रोफाइल, यानी कि मेरी प्रोफाइल के ऊपर जाएं। तो अब एक चीज और आपको यहाँ पर सूचना दी जा रही होगी नीले के अंदर, और वो ये है कि आपका जो अकाउंट है वो अभी सक्रिय नहीं है, तो उसको सक्रिय करने के लिए आपको अपने अकाउंट का पुष्टिकरण करना होगा। तो अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो बटन है, और बटन नीले कलर का है जो, और उसके अंदर सफेद से लिखा हुआ है गो टू माय प्रोफाइल। तो ये बटन जो है ये कार्य करने के लिए जो बटन दिए जाते हैं, यानी कि इसमें आपको कार्य कुछ करना होगा, तो ये उस चीज को दर्शाता है। अब मार्शल ये कह रहे हैं कि यदि आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज जा रहा हूं तो मुझे जरूर बता दीजिए। अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे गो टू माय प्रोफाइल बटन के ऊपर, जो आपके सामने यहाँ पर एक्शन बटन है। और जैसे ही आप उस बटन को क्लिक करेंगे तो आपको अगले पृष्ठ के ऊपर ले जाया जाएगा जो कि माय प्रोफाइल का है। अब यहाँ पर आपको और भी कुछ बटन्स दिखाई देंगे और भी आपको कुछ विकल्प दिखाई देंगे, और आप यहाँ देखेंगे कि हर एक कदम के ऊपर उनका क्रमांक लिखा हुआ है, और आपको इसी क्रमांक के अंदर इनको भरना होगा। इन तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि यदि आपको कोई भी चीज ऐसी दिखाई दे रही है जो कि आपको नीले में दिखाई दे रही है बटन के अंदर, तो वो उसके अंदर आपको क्लिक करके कुछ कार्य करना होगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपने ईमेल की पुष्टि कीजिए, तो हम सबसे पहले अपने ईमेल की पुष्टि करेंगे। और जैसे ही हम इस बटन को दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक पृष्ठ और आ जाएगा, और ये जो पृष्ठ है ये आपको संदेश दे रहा है कि आपकी ईमेल के पुष्टिकरण के निर्देश आपके ईमेल के ऊपर भेज दिए गए हैं। आप उस ईमेल को खोलें और उसके अंदर जो लिंक है वो लिंक आप दबाएं, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि ये ईमेल आप ही का है। और जैसे ही आप अपने ईमेल के अंदर जो लिंक आपके पास आया होगा, जो संदेश आया होगा, उस संदेश को खोलने के बाद आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आप अपने आप यहाँ पर वापस आएंगे, तो देखेंगे कि आपको एक देखिए यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो ईमेल आएगी और यहाँ पर एक एक जो लिंक है वो आपको क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि जो नीला बटन था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि अपने ईमेल की पुष्टि करें, वेरीफाई योर ईमेल, वो हरे में आ गया कि ये अब उसका पुष्टिकरण हो चुका है, वो वेरीफाइड हो चुका है। अब अगला कदम जो है उसमें ये पूछा जा रहा है कि आपको अपने फोन नंबर को पुष्टिकरण करना होगा। तो देखिए, जब भी आप एक कदम पूरा करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ऊपर आपको दिखेगा हरे के अंदर कि आपने सफलतापूर्वक अपने ईमेल की पुष्टि कर ली है। और तो उसी तरह ये सारी की सारी चीजें जो हैं यहाँ पर, अगर आपको जब आप अपने दस्तावेज अपलोड करते हैं तो ये चीजें, ये संदेश देखना जरूरी है कि आपने वाकई अपने दस्तावेज अपलोड किए हैं कि नहीं किए हैं। तो अब यहाँ पर फिर से एक एक्शन बटन है, कार्य बटन है, और जैसे ही आप इसको वेरीफाई और फोन के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप अगली अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपको एक एसएमएस आएगा आपके फोन नंबर के ऊपर पुष्टि करने के लिए। और उसके अंदर
आपको जो है, मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि बहुत सारे लोग जो हैं उन लोगों को एसएमएस नहीं आता है, लेकिन एसएमएस के साथ साथ आपको एक ईमेल भी आएगा जो कि बताएगा, कि पुष्टि करेगा कि आपका जो फोन नंबर जो है वो जो है आपके अकाउंट के साथ लिंक कर दिया गया है। तो अब अगर आप अपने ईमेल के अंदर आपको ये संदेश नहीं आता है, तो आप जरूर स्पैम में जाकर उसको चेक करें और देखें कि कहीं वो संदेश स्पैम में तो नहीं चला गया है। और अब यहाँ पर अब देखिए, अब हम लोगों ने ये सबसे पहला जो कदम था, हमने अपना ईमेल जो था उसका पुष्टिकरण किया, तो यहाँ पर वेरीफाइड आ गया हरा। और उसके बाद हमने फोन नंबर जो है उसका पुष्टिकरण किया, तो वो भी वेरीफाइड आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो तीसरा कदम है वो ये है कि यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप क्रमांक के अनुसार अगर चलते हैं, तो पहले के बाद दूसरा आया, पहला खत्म हुआ तो दूसरा, पहले की पुष्टि हुई तो दूसरा दूसरा कदम पे आए, दूसरे की पुष्टि हुई, तो अब हम तीसरे के ऊपर आ रहे हैं। और तीसरा हमें कह रहा है कि हम लोगों को अपनी पहचान की जानकारी के लिए कुछ दस्तावेज जो हैं वो देने हैं। और जैसे ही हम उसको दबाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर इस पृष्ठ के ऊपर आ जाएंगे। और अब हम लोगों ने आपके लिए उदाहरण के तौर पर ये जो पासपोर्ट की जो पिक्चरें हैं ये ऊपर लगाई हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सभी की सभी जो राष्ट्रीय आईडी हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर जो है उनका सत्यापन नहीं हो पाता है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है आप अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपके पास अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि आप पूरी कोशिश करें कि आप अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट प्राप्त करें। सरकारी सरकार से आप अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट प्राप्त करें, क्योंकि आप एक कंपनी के साथ हैं जो विश्व स्तर के ऊपर है, और आपको कभी भी कहीं पे भी जाना पड़ सकता है, यात्रा करनी पड़ सकती है। तो अगर आपके पास नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि सबसे बढ़िया निवेश होगा कि आप अपने ऊपर निवेश करें, आप अपने पासपोर्ट बनवाएं। और जब आप पासपोर्ट बनवा लेते हैं, तो आप सफर कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, और अलग अलग देशों में प्रशिक्षण सत्रों में भी जा सकते हैं। तो आइए वापस आते हैं, और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आपको स्वागत किया जा रहा है। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं एक फिर से एक नीला बटन, जो कि आपको कुछ कार्य करने के लिए कह रहा है और आपको बता रहा है कि आप कदम दर कदम आपको क्या करना है। तो ये आप जैसे जैसे आप अपना अपना काम करते जाएंगे, देखिए यहाँ पर जैसे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जहाँ कि आपको सबसे पहले स्वागत किया जा रहा है, उसके बाद आइडेंटिटी चेक है, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स और सक्सेस। तो जैसे जैसे आप ये चरण पूरे करते जाएंगे, ये जो नीली बिंदु है ये आगे बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है, और हम लोगों ने यहाँ देखा है कि लोग जो हैं वो अपने पासपोर्ट की फोटो निकालकर उसको फोटोशॉप करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं, वो उनका अपना नाम बदलने की कोशिश करते हैं, वो अपनी वैधता को जो है वो उसको बदल देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्लोबल पास के अंदर वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यदि आप ऐसा कुछ करेंगे, तो आपको हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो इसीलिए आप हमेशा अपने जो भी पुष्टिकरण के लिए सब जो आपके असली दस्तावेज हैं, आप उन्हीं का इस्तेमाल करें। तो आइए आगे देखते हैं कि कुछ चीज़ों का आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है, कि आप ये देखें कि आप अगर अपने कंप्यूटर पे ये काम कर रहे हैं, तो आपका जो कंप्यूटर का जो कैमरा है वो सही तरीके से काम कर रहा है। और अगर आप जूम का इस्तेमाल करते हैं,
किसी और अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं, ज़ूम जो है, ज़ूम के ऊपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ ज़ूम पे वो व्यक्ति है जो आपकी मदद कर रहा है, तो आप कैमरा का इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि जब भी आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर या अपने कंप्यूटर पर काम करें, तो सारी एप्लीकेशंस बंद करें, ताकि जो कैमरा है वो आपके लिए, आप इसका कैमरे का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकें। क्योंकि अगले कदम में आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर, कि आपको अपने दस्तावेज़ों को अपलोड करना है और ये विकल्प आपको यहाँ दिखाई जाएगा और यहाँ से पे आपको पूछा जाएगा कि आप अपनी पहचान के लिए कौन-सी आईडी लगाने वाले हैं। कुछ लोग जो हैं, कुछ देशों के अंदर आइडेंटिटी कार्ड जो है वो मान्य है, लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट का इस्तेमाल करें और अपने अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट का इस्तेमाल करें, तो यहाँ पर जब आप करेंगे, तो आपको पासपोर्ट नंबर डालना होगा, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बॉक्स के अंदर, और उसके बाद ये जो दस्तावेज़ नंबर है, ये जो संख्या है, ये आपको पासपोर्ट पर ही दिखाई देगी। उसके बाद जब आपने सही जानकारी डाल दी है, आपने दस्तावेज़ नंबर डाल दिया है, तब आप बटन दबाएँगे कि आई कन्फर्म माय आइडेंटिटी, मैं अपनी पहचान की पुष्टि करता हूँ, और जैसे ही आप करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो ऊपर के जो नीले जो बिंदु है वो दूसरे चरण के ऊपर जाएगा और अब उसके बाद वो पर्सनल डिटेल्स यानी व्यक्तिगत जानकारी के ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा जहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग करनी होगी। आपको जो जो आपको कैमरा है वो आपको रिकॉर्ड करना होगा और आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि बहुत सारे लोग, मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पर जितनी भी निर्देश यहाँ दिए गए हैं उनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और आपको ये बताया जा रहा है कि आपको कैमरा में कैसे देखना है, क्या करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि आप जो हैं, आप अपने कैमरा की और 10 आप कुछ सेकंड्स के लिए देखें, जैसे कैमरा के सामने देख रहे हैं। उसके बाद आप अपना चेहरा दाएं घुमाएं, जैसे मार्शल घुमा रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा रुकें और फिर बाईं तरफ घुमाएं। और जब आप करें तो आप एक चीज का भी ध्यान रखें कि आपके पीछे और कुछ नहीं है। अगर आपके बच्चे आपके पीछे खेल रहे हैं या आपका दोस्त या आपके परिजन पीछे चल रहे हैं, तो कैमरा को आप असमंजसता में डाल देंगे। तो इसीलिए आप जो है ये देखें कि आपके पास और आप जब ये कर लेंगे और आपने ये सारी की सारी चीज़ें कर ली, तब आप बटन दबाएँगे और कहेंगे कि आप स्टार्ट वीडियो रिकॉर्डिंग, यानी कि आप वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप जो है, आपका जो कैमरा है, आपके पीछे कोई है नहीं, वहाँ पर कोई भी जो है हलचल नहीं हो रही है, और जब आप ये निश्चित कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जो व्यक्ति है वो यहाँ आपको दिखाएगा कि आपको कैसे करना है। उसके बाद आपके पास एक विकल्प आएगा कि आप जो है एक फ़ोटो जो है, जो भी आपने जो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक छोटी-सी खिड़की, और यहाँ पर वो दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से वो अपनी आईडी लेके अपने हाथों में लिया हुआ है। तो अगर आपके पास रोशनी ठीक है और आपका जो कैमरा है वो आपके दस्तावेज़ को सही प्रकार से रिकॉर्ड कर पा रहा है, चित्र ले पा रहा है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ आपके पास एक और विकल्प भी है और उसके नीचे ये लिखा हुआ है कि आप फ़ोटो को अपलोड भी कर सकते हैं। यानी कि आप जो है, आप इस बटन को जब क्लिक करेंगे तो जो भी आपका जो आईडी है, आईडी का आप स्कैन करके भी आप जो है फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन
यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके लिए और आपको सुनिश्चित करना है कि जो डॉक्यूमेंट है वो जेपीई में है या कुछ लोग जो हैं वो पीडीएफ के रूप में डालते हैं, समर्पित करते हैं दस्तावेज़ों को, तो हम उन्हें विफल कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को अभी तक सही से समझ में आ रहा हो। अगर आपको क्लियर है, सब कुछ स्पष्ट है, तो आप जमा का चिन्ह अंकित कर सकते हैं चैट पे। तो आप लोग बस ध्यान ध्यान दें कि ये जो 3 बारी आपको सर को घुमाना है, ये 10 सेकंड से ऊपर का समय इसमें ना लगे और बहुत तीव्र गति से आप ये काम ना करें। तो यहाँ पर हमें आपकी जो भी जानकारी है, उसका पुष्टिकरण करना है। वैसी ही जानकारी आप डालें जैसे आपके पासपोर्ट विवरण के अंदर है। तो चाहे आप श्रीमान हैं, श्रीमती हैं, जो भी हैं आप उनमें से इसको चयन कर सकते हैं। फिर आपको अपने जन्म की तारीख लिखनी है, फिर आपको आपका पहला नाम देना है, फिर उपनाम डालना है और फिर आप उसके बाद में जो आपकी नागरिकता यानी राष्ट्रीयता है, वो आपको लिखना है और वो वही होनी चाहिए जिस प्रकार का दस्तावेज़ आपके हाथ में है। चाहे वो पासपोर्ट है, बिल्कुल उसी से मिलता हुआ नागरिकता को आप डालें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो एक दस्तावेज़ को लिखते हैं लेकिन कोई और उसके विपरीत ही नागरिकता को चुनकर डाल देते हैं, तो हम उसे विफल कर देते हैं। तो जब आप सब कुछ सही से डाल देते हैं, उसके बाद एक नीला रंग का बटन, उस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप आ जाएँगे अगली स्लाइड पे। तो अब हम दोबारा से उसी पृष्ठ पे हैं, जहाँ आपको अपने व्यक्तिगत पते का पुष्टिकरण करना है। आपको सुनिश्चित करना है कि जो प्रूफ ऑफ एड्रेस जो आपने दिया है, ये उससे मिलता हुआ होना चाहिए। कोई और पता आपको नहीं डालना। आपको सुनिश्चित करना है कि आप सिर्फ वही दस्तावेज़ को डालें, उसी का पता डालें जो दस्तावेज़ आपके हाथ में है। तो पहले जो पंक्ति है पते की वो आपको डालनी है। आपको नाम लिखना है, कौन-सी सड़क है, कौन-सा शहर है और यहाँ पे जो शहर है, ये आपको वही शहर डालना है, जैसा कि आपके पुष्टिकरण दस्तावेज़ के ऊपर लिखा होगा। फिर आपको अपना पोस्टल कोड यानी ज़िप कोड डालना है यहाँ पे और जैसे यूके में इसे ज़िप कोड बोलते हैं, तो आप पोस्टल कोड यहाँ डाल सकते हैं, जो कि इंडेक्स होता है। फिर इसके बाद आपको अपना देश डालना है और हो सकता है कि आप कोई ब्रिटिश के नागरिक हों या यूएस नागरिकता के व्यक्ति हों, लेकिन हो सकता है कि आप किसी और देश में रह रहे हों। जैसे कि आप भारत की नागरिकता के व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप इटली में रह रहे हों, स्पेन में रह रहे हों, पोर्चुगल में रह रहे हों। तो ये जो इलाका है, यहाँ पे आपको वो देश डालना है जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ पर आपको तो ये एक सवाल पूछा जा रहा है कि जहाँ आप रह रहे हैं, क्या उस देश को चुनना है या जहाँ का हमें नागरिकता है? तो यहाँ आप जिस देश में रह रहे हैं, वो देश लिखना है आपको, क्योंकि ये वो पता है, ये वो जानकारी है जिसको जाँचा जाएगा आपके यूटिलिटी बिल या प्रूफ ऑफ एड्रेस के अगेंस्ट यहाँ पे इसको इस दस्तावेज़ को जाँचा जाएगा। तो इसीलिए ये जगह सिर्फ़ उस देश के लिए है जहाँ आप रह रहे हो। जब आप ये डाल देते हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट यानी अगले वाले बटन पे क्लिक करना है और हम पहुँच जाएँगे उसके बाद इस पृष्ठ पे।
तो लोग बोल रहे हैं कि अगर मैं भारतीय हूँ और दुबई में रह रहा हूँ, तो अगर आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस दुबई का है, तो आपको वही दुबई का पुष्टिकरण पता डालना है। मान लीजिए अगर आपके पास वीज़ा है, दुबई में रह रहे हैं आप, तो ये बेहतर रहेगा कि जो दुबई का वीज़ा है, वो भी आप अपने घर के पते के साथ जो आप जहाँ दुबई में रह रहे हैं, वो भी साथ में आप डाल सकें, ताकि जो केवाईसी आधिकारिक व्यक्ति है, वो ये देख के समझ जाए कि अच्छा ठीक है, ये व्यक्ति तो भारत की नागरिकता का है, लेकिन फ़िलहाल दुबई में रह रहा है। तो अगर मान लीजिए कि आप भारतीय आपके हाथ में पासपोर्ट है और आप दुबई में रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो आपको आपको रेज़िडेंस जो है वो इंडिया का अगर आप डालेंगे दुबई में रह के और अगर आप यहाँ पे ये प्रूव कर सके कि नहीं मैं भारत में ही रह रहा था 3 महीना पहले, तो ठीक है। लेकिन अगर 2 अलग आप जानकारी डालते हैं और आपस में वो मिलती नहीं है, तो ये संशय का मुद्दा बन सकता है, जिसकी वजह से आपका जो स्थिति है या जो केस है, उसको उठा के साइड पे रख दिया जाएगा और आपके स्थापना में विलंब हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको जो पुष्टिकरण है पते की उसके साथ में समर्पित करें फाइल वाला बटन सबमिट फाइल बटन है। इस पे आपको यूटिलिटी बिल डालना है जिसके अंदर वो पता हो जो आपने पीछे वाले फॉर्म में डाला है। तो अगर आपने वही सेम एड्रेस नहीं डाला तो आपकी एप्लीकेशन विफल हो जाएगी। और इसके बाद जब आप ये डाल देते हैं तो आपको इस वाली फाइल में यहाँ लेके आया जाएगा इस साइट पर। तो यहाँ पर आपके पास दोबारा से 2 विकल्प हैं। अगर आपके पास आपका दस्तावेज़ डेस्कटॉप पे है, आप उसे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल लिखा है यहाँ या आप अटैच फाइल के अटैच फाइल का जो बटन है आप उस पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके दस्तावेज को लगा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ध्यान दें कि जो भी दस्तावेज आप डाल रहे हैं वो जारी करने से 2 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। तो आपको जो वास्तविक पीडीएफ है या जेपीईजी जो फॉर्मेट है उसके अंदर आपको सारी चीज़ों को दस्तावेज़ करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है 1 टू 7 तो आपको सुनिश्चित करना है कि आप सबको एक डॉक्यूमेंट में डालकर पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करें ताकि हमें आपके सारे पृष्ठ देखने को मिले, चाहे यूटिलिटी बिल है, गैस बिल है या बैंक स्टेटमेंट है या पोस्ट ऑफिस की कोई स्टेटमेंट है, तो आप वो सोच समझ के डालें या आपका रेज़िडेंस परमिट हो सकता है वो और अगर आप मान लीजिए आप उस देश की नागरिकता आपके पास नहीं है लेकिन आपके पास रेज़िडेंस परमिट है, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। मुझे आशा है आपको मेरी बात ठीक से स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो आप चैट में जमा का चिन्ह अंकित कर सकते हैं। तो जब आप ये अपलोड कर लेते हैं मैंने कई बारी देखा है कि ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे अटैच कर देते हैं, सभी दस्तावेज़ों को संलग्न कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो दस्तावेज़ है 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना उस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होता। तो दरअसल बात क्या है कि आपको हाल ही में जो दस्तावेज़ जारी किए गए हैं, वही लगाने हैं। तो जब आप सारी जानकारी को सही तरीके से लगा देते हैं तो सबमिट डिटेल का ये जो नीचे बटन है ये नीले रंग का हो जाएगा और फिर आप इस पे क्लिक कर सकते हैं
और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी ही ताज्जुब का विषय हो, हटकर हो, अ अजीब हो, तो आप यहाँ पे ऐड अ कमेंट यानी टिप्पणी यहाँ पे डाल सकते हैं कि क्यों जो दस्तावेज़ आप जो दे रहे हैं वो सामान्य रूप से दिखने वाला क्यों नहीं है दस्तावेज़? हो सकता है कुछ हटके है, तो आप वो वहाँ लिख सकते हैं कि ये अंग्रेज़ी में है या फ्रेंच में है या रोमन फॉर्मेट में है। तो अगर वो अरेबिक है, अरबी भाषा में है, भारतीय फॉर्मेट में है या चाइनीज़ उसमें कुछ-कुछ लिखा गया है, वर्तनी है, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं यहाँ पे ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए। कई बैंकों में रोमन अल्फ़ाबेट का उपयोग होता है और कई बारी वो आपको अ, ट्रांसलेट करने का मौका देते हैं अंग्रेजी में जब आप उन्हें समर्पित करने वाले होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो आप वो सब यहाँ लिख सकते हैं। इस स्लाइड पर जैसे कि जो पिछला प्रक्रिया था, जहाँ पे जो प्रूफ ऑफ एड्रेस था, जो कि आपके केवाईसी आधिकारिक व्यक्ति द्वारा देखा जा रहा था, जो फ़ोन नंबर है या ईमेल है, वो तो स्वचालित रूप से वेरीफ़ाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें इसको मैनुअल रूप से देखना होता है। तो इसलिए के कई ऐसे केवाईसी आधिकारिक लोग होते हैं, जो हमारी कंपनी के बाहर हैं, जिनके कंधों पे ज़िम्मेदारी है कि वो अगर किसी को स्वीकृति दे रहे हैं, तो और अगर उस व्यक्ति को स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए, तो सारा का सारा जोखिम उनके कंधों पे आएगा और इसीलिए स्वीकृति देने के लिए भी ज़िम्मेदारी उन्हीं की है और इसीलिए वो आपको विफल कर सकते हैं अगर उनको कहीं भी संशय देखने को मिलता है। और इसलिए आपको अगर ये दिखाई दे रहा है कि कोई चीज़ अगर किसी को स्वीकृति नहीं मिल रही है या कोई चीज़ हटकर है, तो ऐड कमेंट वाला जो सेक्शन था वहाँ पे आप अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर आपसे कई बारी जानकारी पूछी जाती है, जैसे कि अगर आप अपना बैंक अकाउंट को खोलते हैं दुनिया भर में कहीं भी, तो आप जानते होंगे कि बैंक ही आपसे इस प्रकार की जानकारी माँगते हैं, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग टाली जा सके और उसके लिए कई सारे बैंक हैं जो अलग-अलग नियम और शर्तों को लागू करते हैं, जिसके तहत उन्हें ये पता चले कि आप पैसा कहाँ से ला रहे हैं, पैसा कहाँ को भेज रही हैं। तो ये इस प्रकार का आपका बैंकिंग प्रणाली होती है। तो जब आप तैयार हो जाते हैं तो आपको सबमिट फॉर्म ये जो नीला बटन है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आप अगली स्लाइड पर आएँगे जो कि ये है। इंडिविजुअल एप्लीकेशन फॉर्म महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बारी लोग जो हैं यहाँ पे गलती करते हैं। तो दोबारा से एक सवाल जो अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया, आप यहाँ देख सकते हैं कि पहली चीज़ यहाँ क्या लिखी है? कंट्री ऑफ रेज़िडेंस फॉर टैक्स पर्पसेस। अब हो सकता है कि मैं दुबई में रह रहा हूँ, लेकिन जो मेरे घर का जहाँ पे जिस जो देश जहाँ पे मैं टैक्स देता हूँ, वो यूनाइटेड किंगडम हो सकता है। और हो सकता है मैं रह कहीं और रहा हूँ, लेकिन मैं किसी और देश में टैक्स दे रहा हूँ। तो इससे आपको बहुत ध्यानपूर्वक काम करना है। कर उद्देश्यों के लिए निवास का देश अलग हो सकता है और ये केवल कर के कार्यों के लिए ही है। जैसे कि अगर मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, अगर कोई दुबई में रह रहा है लेकिन कर का भुगतान वो यूके में कर रहे हैं क्योंकि वो कर का भुगतान के लिए यूके के नागरिक माने जा रहे हैं, तो वो यहाँ पे यूके का देश लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे दुबई नहीं लिखा जाएगा, यहाँ यूके लिखा जाएगा ऐसी स्थिति में। तो जो भी देश जहाँ पे भी आप कर का भुगतान करते हैं, इस रिक्त स्थान में आप उसी देश का नाम लिखेंगे और यहाँ पर मैं पुष्टिकरण करता हूँ कि मैंने जो अपना शहर डाला है वो मात्र कर भुगतान के हिसाब से ही डाला है और वो जानकारी सही है, तो आई कन्फर्म बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं और फिर टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर ये आपके पहचान की संख्या होती है।
सभी के पास होता है ये, तो आप वो भी यहाँ डाल सकते हैं। कई सारी ज़्यादातर ऐसे देश होते हैं जिनके पास ये संख्या होती है, तो आप कुछ जो सेवाएँ हैं उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जिनमें कर का कोई प्रणाली ही नहीं है, जैसे कि ओमान के लोग जो हैं वो कर का भुगतान ही नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अ, आपको यहाँ पे फिर भी एक संख्या डालने की ज़रूरत है क्योंकि ये अनिवार्य संख्या है। तो जो यूएस सिटिज़न हैं या यूएस की नागरिकता के लोग हैं, अगर वो मान लीजिए किसी और देश में रह रहे हैं, तो उन्हें टीआईएन नंबर डालना उनके लिए ज़रूरी है। अगर आप यूएसए में नहीं भी रह रहे हैं, तो आपको तब भी वहाँ पे टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। चाहे आप किसी ऐसे देश में जा रहे हो, जहाँ पर आप को टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर आपके पास यूएस पासपोर्ट है, तो भी आपको जानकारी यहाँ पे भरनी होगी और टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे टीआईएन नंबर डालना होगा। तो ये जो जानकारी है, अब इस पृष्ठ पे हम बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या करते हैं? तो वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप पैसा यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो आप कहाँ से हैं? आप कौन हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? किस प्रकार का पेशा आपका है? तो वो कहाँ के कर्मचारी हैं? जो कि जैसे ही आप कभी बैंक को कहीं पे खोलते हैं, तो ये सामान्य रूप से पूछने वाली जानकारी है आपसे कि आपका धन का स्रोत कहाँ से है? तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप वेतनभोगी हैं, तो आप सैलरी पे क्लिक करें और कई बारी आप कर्मचारी होते हैं, कई बारी वेतनभोगी होते हैं और अगर आप बेरोज़गार हैं और अनएम्प्लॉयड पे क्लिक करते हैं तो और अगर फिर भी आपके पास अगर पैसा आता है, तो फिर आपको समझाना पड़ेगा कि ये पैसा आया तो आया कहाँ से? या तो हो सकता है आपके घरवालों की तरफ से, परिवार से पैसा आ रहा है, तो आपको उसका प्रमाण दिखाना होगा। आप कह सकते हैं मेरे को विरासत मिली, आप वो भी वहाँ पे दिखा सकते हैं। लेकिन जो सामान्य रूप से लोग होते हैं, वो ज़्यादातर या तो वो वेतनभोगी होते हैं या कर्मचारी होते हैं या स्वनियोजित होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होती हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं, वो इन्हीं 2 श्रेणियों से होते हैं और इसीलिए आपको अनुमति दी जा रही है कि आप यहाँ पे 1 से अधिक खानों पे टिक लगा सकें। लेकिन ज़्यादातर क्या रहता है या तो वेतनभोगी होते हैं, कर्मचारी या स्वनियोजित होते हैं। तो आपको जो समझ आ रहा है, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और अगर आप बेरोज़गार पे क्लिक करते हैं अनएम्प्लॉयड पे, तो आपको कमेंट में आप डाल सकते हैं कि जो पैसा आपके पास तब भी आ रहा है, सो आ कहाँ से रहा है। तो आप जो दाईं और दाहिनी तरफ आप सिर्फ एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके बाईं तरफ है, वहाँ पर आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन दाईं तरफ एक ही विकल्प चुन सकते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये लिखेंगे कि वो या तो कर्मचारी हैं या स्वनियोजित हैं। और अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो पैसा आ रहा है, वो ये ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप ये पैसा लेकर आएँगे तो ये पैसा किस किस जो आप ये जो अकाउंट खोल रहे हैं, तो जैसा कि बैंक पूछता है कि आप अपना अकाउंट क्यों खोलना चाहते हैं? तो ये एक साधारण-सा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग-अलग अलग-अलग कारणों की तरह वजह से वो अपना बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे सामान्य जानकारी देनी है जो कि आमतौर पर इस्तेमाल होती है। तो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप पारिवारिक या व्यक्तिगत खर्च के लिए ये खाता खोलना चाह रहे हैं। तो यदि आप चीज़ों को सरल रखना चाहते हैं, उनको ज़्यादा जटिल नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर पारिवारिक खर्चे या व्यक्तिगत खर्चों के ऊपर आप टिक लगाइए। अब
यहाँ पर आपको दाईं तरफ अगर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि आप के पास अगर किसी और बैंक अकाउंट में आपका किसी और बैंक में आपका अकाउंट है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप यदि आप जहाँ रहते हैं और उस देश में आपके पास कोई ना कोई बैंक अकाउंट ज़रूर होता है। तो अगर आप कल को ग्लोबल यूनिट पे से निकासी करते हैं, तो आपको यहाँ पर उन बैंकों का ब्यौरा देना होगा जहाँ पर आप अपना पैसा जो है हस्तांतरण करवाना चाहेंगे। तो आप बताएँगे कि कौन-सा बैंक है और वो कौन से देश का है। उसके बाद अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक है या आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अलग-अलग देशों में है, तो आप यहाँ पर वो जानकारी भी दे सकते हैं। तो कई बार प्रणाली ये सोचती है कि आपने पहले तो इस अकाउंट में अपना पैसा हस्तांतरण करवाया, अब आप दूसरे अकाउंट में करवा रहे हैं, दूसरे बैंक में करवा रहे हैं। लेकिन यदि आपने यहाँ ब्यौरा दिया होगा, तो वो उस चीज़ को जो है वो जोखिम में ना डालते ही आपके हस्तांतरण को स्वीकृति दे देगी। और उसके बाद नीचे अगर आप देख रहे हैं, तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आप जो है कि आप ये अकाउंट को क्यों खोलना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर पारिवारिक और व्यक्तिगत खर्च लिखकर उसकी पुष्टि करेंगे। अब यहाँ पर आपसे ब बाईं तरफ ये देखने की कोशिश हो रही है कि कौन से ऐसे देश हैं जहाँ से पैसा इस अकाउंट के अंदर आएगा और दाहिनी तरफ वो ये देखना चाह रहे हैं कि किस देश में पैसा जाएगा। तो सबसे पहले कि जब आप पैसा इस प्रणाली में लेकर आएँगे, यानी कि जब आप टॉप अप करेंगे, तो आपको वो ब्यौरा देना है और दूसरी तरफ आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये कहाँ पैसा कहाँ जाएगा। तो यहाँ पर आपको से जो पूछा जा रहा है कि कौन से देश से ये पैसा आएगा, तो यहाँ पर आप जो है एक से ज़्यादा विकल्प भी चुन सकते हैं। अगर आप एक जगह रहते हैं, जैसे कि अगर आप यूरोप में रहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि आप यूरोप से ये पैसा आएगा या अगर आप यूरोप के होकर आप दुबई में रह रहे हैं, तो आप अदर्स टिक करके आप वहाँ पर देश का नाम भी लिख सकते हैं कि मैं दुबई से ये पैसा आएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा और आपको वो जानकारी के साथ मेल खिलाना है यहाँ पर जो आपने पिछले पिछले स्लाइड में जहाँ आपने ब्यौरा दिया था। और उसके बाद आपसे नीचे आइए, आपसे पूछा जाएगा कि आपका मासिक जो लेन-देन है वो कितना होगा? तो यहाँ पर सामान्य तौर पर आप 1000 से 5000 यूरो या 5000 से जो कुछ लोग हैं, जो कि थोड़ा-सा ऊपर जाना चाहते हैं, हम जैसे कि हमारे समुदाय में, तो वो 5000 से 10,000 यूरो लिख सकते हैं। तो ये 2 ऐसे विकल्प हैं, जो आपको इन दोनों में से एक को चुनना है। और स तो आपको जैसा मैंने कहा कि अगर अगर आप ऊपर का चुनाव करते हैं, तो वो आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे कि ये पैसे कहाँ से आते हैं या क्या है? ये इनका स्रोत क्या है? तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपसे ये कहूँगा, सुझाव दूँगा कि आप 1000 से 5000 यूरो या 5000 से 10,000 यूरो तक का ही विकल्प का आप चुनाव कीजिए। अब यहाँ पर आप दाहिनी तरफ पूछते हैं कि अगर आप अपने पैसे की निकासी करेंगे, तो आप ये पैसे कहाँ पर लेकर जाएँगे? तो देखिए, ये एक बैंक प्रणाली की तरह ही आपसे काम करेगा, तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि अगर जैसा कि आपने पिछले स्लाइड के अंदर जो आपने ब्यौरा दिया कि आप ये पैसा जो है वो कहाँ भेजना चाहेंगे, तो कहाँ पर आपका पैसा जाएगा, तो आप यहाँ पर भी आप जो है आप डालेंगे। आप उसी देश का नाम यहाँ डालेंगे। अब इसके नीचे आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी जा रही है, वो ये है कि क्या आपका जो पहला टॉप अप होगा वो 15,000 से ज़्यादा यूरो का ज़्यादा होगा, 15,000 यूरो से ज़्यादा होगा? और यदि आप यहाँ पर हाँ लिखते हैं, तो आपसे सबूत माँगा जाएगा आपकी आय का, तो इसीलिए यहाँ पर आप नो के ऊपर टिक करेंगे और यदि आप यहाँ पर हाँ करते हैं,
तो आपको कमेंट के अंदर, आपको टिप्पणी के अंदर आपको आय के स्रोत बताने पड़ेंगे। तो चीज़ों को ज़्यादा जटिल ना करते हुए हम यहाँ पर नो के ऊपर टिक करते हैं, नहीं के ऊपर टिक करते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी माँगी जा रही है। इस जानकारी के अंदर, यानी कि इस जानकारी की वजह से बहुत सारे लोगों को जो है इस प्रणाली में पंजीकृत नहीं करने दिया गया है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी प्रकार से राजनीति से जुड़े हुए हैं कि नहीं? तो अब कई बार ऐसा होता है कि आप तो नहीं जुड़े हुए होते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कोई, यानी कि आपका भाई या कोई और अगर आपके यहाँ पर जुड़ा होता है, तो आपका जो उपनाम है, उपनाम की वजह से आपको यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी आपसे माँगी जा सकती है। तो आप यहाँ पर उनको सबूत दे दीजिए, एक चेक चेक भेज दीजिए जिसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, और उसके बाद आपकी जो ये दिक्कत है ये भी ठीक हो जाती है, इसका निवारण हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे, जैसा मैंने कहा, पूछा जा रहा है कि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं कि नहीं, और या आपका कोई परिजन है, या आपके कोई बहुत करीबी दोस्त हैं, या आप जो हैं आप किसी भी म्युनिसिपैलिटी के इसमें काम करते हैं, या उसके आप जो है उपाध्यक्ष हैं या अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लोग तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक सूची और विकल्प दिए गए हैं, जहाँ के ऊपर लोगों से पूछा जा रहा है कि आप किसी मिनिस्टर के के पोती, दाते, नाते, पोती, परिजन तो नहीं हैं, या आप उनसे किसी दोस्त तो नहीं हैं। तो आप अगर मैं यहाँ कहूँगा कि अगर आप जो वाक़ई इस श्रेणी में आते हैं, जहाँ पे आप राजनीति से किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, इन विकल्पों के हिसाब से, तो आप सपोर्ट सपोर्ट के ऊपर जाएँ और वो आपको अच्छे तरह से मार्गदर्शन करेंगे कि क्या करना है। और यहाँ पर अगर आप राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं, तो नो दबाकर आगे चलते हैं। और अब यहाँ पर हम लगभग अंत में आ चुके हैं, और ये प्रक्रिया के अंत में है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, और यहाँ पर हमसे पुष्टि माँगी जा रही है कि आप ही हैं इस अकाउंट के मालिक, और जो भी आप यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी आपके द्वारा ही दी जा रही है। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप नो के ऊपर आप टिक करते हैं, तो आपको अधिक जानकारी देनी होगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अपने वकीलों से भरवाते हैं, तो इसीलिए ये जो एक विकल्प इन्होंने यहाँ पर छोड़ा है। और उसके बाद आप यहाँ पर यस दबाएँगे, और जब आप ऐसा कर लेंगे, आप ये यहाँ पर ये पुष्टि कर रहे हैं कि आपने जो भी जानकारी दी है, वो बिल्कुल ठीक है। नीचे आकर यहाँ पर एक जगह एक बॉक्स है जो आपको जो आपने भरना है और उसमें टिक लगाना है, और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि यदि आपने कोई ऐसी जानकारी दी है जो सही नहीं है, तो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। और उसके बाद आप सबमिट का बटन दबाएँगे, और यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है वो खत्म हो गई है। और आप अगली स्लाइड के ऊपर जाएँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप आईडी के ऊपर, जो यहाँ पे जो आईडी का चिन्ह बना हुआ है, जो एक व्यक्ति का चिन्ह बना हुआ है ऊपर, उसको आप दबाएँगे तो आपके पास सामने ये विकल्प आएँगे, और उसमें एक विकल्प होगा संदेशों का, मैसेजेस का, और यहाँ पर आपको सारी की सारी जानकारी दी मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जो भी आज इस सत्र में दी गई है, आपके लिए मूल्यवान होगी, और मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप लोग फ़ॉर्म को ज़रूर भरें, और फ़ॉर्म को भरने के बाद आप ये ज़रूर देखें कि आप जो हैं ये जो
पंजीकरण है, इसमें आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, अगर आपकी दिक्कतों को देखकर अगर हम शायद उनका समाधान आपको बता पाएँ और लोगों के लिए भी आप मदद कर पाएँगे कि हो सकता है जो दिक्कत आपको आ रही हो, वो लोगों को भी आ रही हो। तो यही विचार के साथ हम लोग यहाँ पर मैं एडन को वापस बुलाना चाहूँगा और और अब जो एडन है वो हमें हमारे तो अब एडन कह रहे हैं कि धन्यवाद, मैं वापस आ गया हूँ। एक चीज़ जो यहाँ पर मार्शल ने जो नहीं मार्शल आपका पहले तो धन्यवाद, आपने चरण दर चरण सारी चीज़ों के बारे में बताया कि किस तरह का हम लोगों को पुष्टि करनी है, किस प्रकार से हमें सत्यापन करना है, क्या-क्या दिक्कतें हमें आ सकती हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर आपने नहीं बताई है, वो ये है कि जो कार्ड की जो बिक्री है वो कब शुरू होगी? क्योंकि ये जो ग्लोबल यूनिट पे की एक बड़ी विशेषता है और जब ये कार्ड्स कब हमारे पास आएँगे और कब हम उनको उनका वितरण करेंगे और वैश्विक स्तर पर उनका वितरण करेंगे और जितने भी हमारे समुदाय के जो लोग हैं, जिनके पास ग्लोबल यूनिट पे का अकाउंट है, वो उन अपने कार्ड जो है वो कैसे प्राप्त करेंगे? और ये ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप शायद जो वॉल्यूम्स जो आप जो कार्ड्स के साथ जो करेंगे, जो भी लोग इस कार्ड का इस्तेमाल करेंगे बिक्री करने के लिए, तो वो आपके जो है वो जो आपके रैंकिंग के अंदर जाएगा और आपका रैंक यानी कि जो पद है वो बढ़ता जाएगा, पदोन्नति होती जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है और ये हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है। तो यदि आपके पास क्रू हैं और जो कि आपके पास अगर आप बिक्री करते हैं इस कार्ड के ऊपर, आप कुछ भी यहाँ पर खरीदते हैं, तो वो आपके अकाउंट के साथ जुड़ जाता है और मुझे लगता है कि ये हमारे पूरी की पूरी आर्थिक प्रणाली का हिस्सा बन जाएगा और ये बहुत बढ़िया बात है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वाक़ई बहुत बढ़िया है और उससे पहले कि मैं अपने नए मेहमान को यहाँ पर बुलाऊँ, अपने नए प्रवक्ता को यहाँ पर बुलाऊँ मैं आपसे कुछ चीज़ साझा करना चाहूँगा। हमारे पास ये पहला प्रमोशन वीडियो है, जो कि आप देख सकते हैं और अगर सभी कक्षों में ये वीडियो चलाया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। धन्यवाद। मुझे लगता है वीडियो नहीं चल पा रहा है। 1 सेकंड रुकिए देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अ जी हाँ, मुझे मालूम है कि ये वीडियो अभी जो है ये रूसी में था और सभी रूसी में जो जो रूसी भाषा बोलते हैं उनको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पर मैं अब आपके सामने अपने अगले मेहमान को यहाँ बुलाना चाहूँगा। ये जो व्यक्ति हैं इनको वाक़ई किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। ये हम सभी के चहेते हैं और वैलेंटिन सोकोलनिकोव हैं
और ये जो हैं ये हमारे विश्लेषण और नियंत्रण विभाग के प्रमुख हैं। एवरेज के समुदाय में ये अध्यक्ष हैं। उसके साथ-साथ इन्होंने मास्टर प्रॉफी का प्रशिक्षण स्नातक भी हैं और वित्तीय विश्लेषक रह चुके हैं, साथ ही साथ निवेश सलाहकार भी हैं। तो मैं वैलेंटाइन को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा और वैलेंटाइन से कहूँगा कि वो आकर मंच का संचालन करें। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एड्रियन। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए ध्वनि की जाँच करते हैं। 1 से लेके 10 तक की गणना में कृपया करके हमें चैट में अपना पुष्टिकरण दीजिए। अगर आप बेहतरीन रूप से देख और सुन पा रहे हैं मुझे, धन्यवाद। हिंदी कक्ष में भी सभी लोग 10 दे रहे हैं, इसका मतलब सब बहुत बढ़िया है। और आप मुझे ये बताएँ कि किस प्रकार की भावनाएँ आपने महसूस करी जब आपने वीडियो देखी? क्या आपको अच्छा लगा? और मैं आप लोगों के फीडबैक देख पा रहा हूँ। तो हमने पूरी कोशिश की है कि हम इसे जितना बेहतर बना सकें, उतना बनाएँ। और बाकी भाषाओं में भी हमने इसमें परिवर्तन किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन रूप से सब कुछ दिखाई दे। तो अब हम प्रश्न उत्तर के समारोह में आपके साथ बात करना चाहते हैं। हमें आभास हुआ कि हमें विकास करने की ज़रूरत है, हमें खुद को बेहतर बनने की ज़रूरत है और इसलिए हमने आपकी सभी जो टिप्पणियाँ सकारात्मक हैं, नकारात्मक हैं, सो उसको हमने मद्देनज़र रखा है। और जैसे एंड्री होवरूतोव जी ने कहा है पिछले शनिवार बंद प्रारूप बैठक में, हम सभी लोग एक बड़ा परिवार समान हैं, एक बहुत बड़ा समुदाय है और सभी जो नेता लोग हैं, सभी जात समूह का हिस्सा हो पाए और सभी लोगों ने जांच की है पूरी कार्यक्षमता की। भुगतान प्रणाली में जो कुछ भी चला है उसकी जांच किया गया है और हम सभी जांच समुदाय का हिस्सा हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं एक बड़े विकास का। हम फिलहाल एक पूरी प्रणाली की जांच कर रही है बड़े टर्नओवर के साथ। हमारे पास खूब सारी सफल और ऐसी विफलता पूर्ण भी वेरिफिकेशन का हमारे पास सिस्टम है और सपोर्ट के ऊपर भी जब भी कभी कोई मैसेज दिया जाता है तो उसको प्रोसेस किया जाता है सभी विशेषज्ञों द्वारा। उसको हम लोग मिलकर विकास कर रहे हैं और वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं और हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम इसे मार्केटिंग लेवल पे कर सकें। हमारे पास ग्लोबल यूनिट पे सीएच है, नेट डॉट हमारे पास उपलब्ध है और कंपनी पूर्ण रूप से क्या कर रही है इसके बारे में हो सकता है लोगों को ऐसा लगता हो कि ये दोनों अलग-अलग कंपनी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक ही कंपनी है, उसकी 2 अलग-अलग वेबसाइट है। हम ज़बरदस्त रीब्रांडिंग करेंगे ताकि इसको एक सामान्य मानक लेवल पे लेकर आ सकें और फिर कोई भी व्यक्ति जो है gtinet.ch पे जा सकता है और उसके बाद वो ग्लोबल यूनिट पे वेबसाइट के माध्यम से गुजर के वहाँ पहुँच सकता है। तो हमने आपके सभी सवालों की ओर देखा है और हमारे पास लगभग 800 अलग-अलग सवाल हैं आपके और
ये अच्छी बात है कि हमें आप लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है। आपकी प्रतिक्रिया और प्रतिपुष्टि के आधार पर हम लोग खुद को और बेहतर बना सकते हैं। तो जो सामान्य रूप से पूछने वाले सवाल हैं, हम उनका आपको जवाब देंगे। ख़ास करके कि आप लोगों ने जब पूछा हमारे बैंक कार्ड कब उपलब्ध होंगे, तो दोस्तों आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ, हमारे पास गोल्ड कार्ड और स्टैंडर्ड ब्लू कार्ड के सैंपल हमें मिल गए हैं हमारे मॉस्को कार्यालय में, तो आप सभी को बधाई हो इसको लेके, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा समय ज़रूर लगा, लेकिन ये जो है अंततः अब हमारे हाथ में है। ये हमें पिछले महीना ही मिल गया था, लेकिन फिर हम सबमिट पे काम कर रहे थे, फिर किसी एक चीज़ पे, फिर दूसरी चीज़ पे काम कर रहे थे, और अब ये जो एंड्रे जी हैं, उन्हें भी कार्ड बहुत पसंद आया, और अब हम मास्टर कार्ड के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और जो पहला मौका है वो ईयू नागरिकताओं वाले लोगों को और ब्रिटिश नागरिकता वाले लोगों को सबसे पहले वो कार्ड दिया जाएगा, और जो बाकी देश है उनके लिए मेरा एक सवाल है। मेरे सामने अभी फ़िलहाल रूसी बोलने वाले लोग हैं, और मेरा आपसे सवाल है, और मैं सवाल आपका पढ़ूँगा और जवाब दूँगा। तो दोस्तों, आप ये सोचें कि अगर आपको मौका मिले आपके देश में ग्लोबल यूनिट पे कार्ड अपने देश में इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ नियॉन्स के साथ, और अगर आपका जो देश है, अगर वो क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल ही नहीं करता है, तो आप जो पेमेंट सिस्टम है उसका उपयोग नहीं कर पाएँगे। तो क्या आप तब भी ग्लोबल यूनिट पे कार्ड का उपयोग करना चाहेंगे, जबकि वो एक बैंक कार्ड है, पर उसमें उसकी पूरी कार्यक्षमता का तो आप उपयोग कर ही नहीं पाएँगे? तो मेरा आपसे ये सवाल है कि हो सकता है कि आप उस कार्ड के माध्यम से क्रिप्टो वाला जो भी कार्यक्षमता है उसका उपयोग ना कर पाएँ। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम तब भी कर लेंगे, चाहे वो पूरा कार्यक्षमता अपने पूरी सारी विशेषताओं का हम चाहे उसके उपयोग ना भी कर पाएँ, क्योंकि जैसे रूस के अंदर क्रिप्टो करेंसी मान्य नहीं है। तो अगर आप जारी करते हैं ऐसे कार्ड को रा रा रूसी क्षेत्र में, तो ये जो कार्ड है, ये क्रिप्टो करेंसी का समर्थन नहीं करेंगे। तो ये केवल एक कार्ड रहेगा जिसके माध्यम से आप केवल टॉप अप कर पाएँगे और विथड्रॉ कर पाएँगे, निकासी कर पाएँगे, और इसमें कोई भी क्रिप्टो कार्यक्षमता का इस्तेमाल करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो यूरोपियन जो क्षेत्र अधिकार है, वहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी का भी उपयोग उस कार्ड के माध्यम से कर पाएँगे। तो कई 8 देश हैं जो कि उन कार्ड को इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यूरोपियन क्षेत्र के बाहर वाले क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ। हम देखेंगे कि लोग जो हैं वो ग्लोबल यूनिट पे के सदस्य हो सके और कार्ड का उपयोग कर पाए, वो भी पूरी विशेषताओं और कार्यक्षमताओं के साथ। और यही हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे जितने भी भागीदार हैं, वो पूरी हर स्थिति का आनंद उठा सकें। तो फिलहाल आप जो वर्चुअल कार्ड हैं उसको ऑर्डर कर सकते हैं ग्लोबल यूनिट पे से, और वर्चुअल बैंक कार्ड को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने अभी हाल ही में टिकटें खरीदी हैं ग्लोबल यूनिट पे वर्चुअल कार्ड से। तो मैं पॉप टॉप अप कर सकता हूँ कार्ड को क्रिप्टो से, और स्टैंडर्ड बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से उसका उपयोग कर सकता हूँ। और एक और उपयोगकर्ता जो है वो पैसे को मेरे कार्ड में मूव कर पाया, स्थानांतरण कर पाया, और फिर मैंने टॉप अप किया कार्ड को, डेटा को मैंने अनिवार्य रिक्त स्थान में भरा, और फिर मेरे को एसएमएस कन्फर्मेशन भी मिला, और फिर मैंने अपनी एयर टिकट को भी बुक किया मैंने। और तो और मैंने यूरोज़ में उसका भुगतान किया, और जो एक्सचेंज रेट है वो वही था जैसे फ़ॉरेक्स का होता है। और फिर मैंने अपना जो सेबर बैंक है उसमें भी टॉप अप किया। एक्सचेंज रेट जो है वो 5% था। मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा भुगतान किया, कन्वर्जन रेट ज़्यादा तो मेरे को महँगा पड़ा। तो कई बारी ना छुपे हुए कमीशंस भी होते हैं। तो
हमारी स्थिति में जब आप बैंक कार्ड से भुगतान करते हैं तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि मैंने एयर टिकट के लिए भुगतान किया, वो भी डायरेक्ट एक्सचेंज रेट का उपयोग करके। और तो और कई ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं कि हमारे जो उपयोगकर्ता है वो ग्लोबल यूनिट पे से बाकी बैंक कार्ड में निकासी कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये आपके लिए एक अच्छी खबर है, ये बिल्कुल मुमकिन है। और हम लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि जो लाइसेंस है उसको स्वीकृति प्राप्त हो गई है, और जो भी विकास करता है वो सभी टटोल रहे हैं, और हम लोग मई के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर अप्रैल में ये हो जाए तो और भी अच्छी बात होएगी, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम मई में ही इसे करें, ताकि अगर कोई भी परेशानी होती है तो हम उसका समाधान मई तक निकाल कर उसको चालू कर सके। फिर जो लोग हैं वो विड्रॉ कर पाएंगे, निकासी कर पाएंगे अपने पैसे की बाकी बैंक कार्ड में। तो अगर आपने अपने बैंक कार्ड को टॉप अप नहीं भी किया तो भी आप विड्रॉ कर पाएंगे उस कार्ड में। तो ये विकल्प आपके लिए उपलब्ध होगा, और मैं आप लोगों को इसको लेके बधाई देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि कुछ बाधाएं हैं। फिलहाल हम लोग वीज़ा और मास्टर कार्ड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और कुछ सवाल भी पूछे गए हैं स्थापना और पंजीकरण के ऊपर। तो मार्शल जी का धन्यवाद है कि उन्होंने इतना बेहतरीन अवलोकन और विस्तृत वर्णन हमें दिया। जी हाँ, हमारे जो भागीदार हैं, पहले 2 हफ्ता में मेरे ख्याल से 30,000 नए पंजीकरण हुए हैं, लेकिन सभी लोगों ने शायद मार्गदर्शिका को ठीक से नहीं पढ़ा, और इसकी वजह से बड़ी सारी त्रुटियां कर दी। तो आप जब हम प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक की ओर देखते हैं, तो कई ऐसे उपयोगकर्ता हैं जो मांग कर रहे थे कि हमारे खाते को वेरीफाई करें। तो जब हमने हमारी टीम से बात करी, तो वहाँ पे दिक्कत ये हुई कि जो केवाईसी कंप्लायंस ऑफिसर हैं, उन्होंने हमें ये कहा कि उपयोगकर्ता, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन-सा देश है, ये एक एशियन देश है, और उन्होंने 12 बार अपने दस्तावेज़ों को समर्पित किया, 12 बार, 11 बार जो दस्तावेज़ है वो गलत थे। उन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड करने की कोशिश की, और हमारी मार्गदर्शिका के अंदर हमने बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है कि किन दस्तावेजों को हम स्वीकृति देंगे। तो अब आप कल्पना करें, ग्लोबल यूनिट पे एक इस प्रकार का मंच है जहां पर आप एक जगह से सब कुछ कर सकते हैं, यानी वन स्टॉप शॉप, यानी आप एक जगह पर हैं और वहीं से आपको सब कुछ करने को मिल रहा है। तो अगर आप कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो एक जगह से कर सकते हैं। तो अगर आप खाते को खोलना चाहते हैं यूरोपियन बैंक में, आप बटन पे क्लिक करें, आपको अपना अकाउंट नंबर मिल जाएगा। अगर आप अपना क्रिप्टो एक्सचेंज करना चाहते हैं, टॉप अप करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, या टिकट का भुगतान करना चाहते हैं वर्चुअल कार्ड का, फिजिकल कार्ड के माध्यम से, तो भी आप ये कर सकते हैं, और आप इसे अपने खाते में कर पाएंगे। तो ये जो विकल्प है ये उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो कि पंजीकरण और स्थापना प्रक्रिया के माध्यम से गुजरेंगे, वेरिफिकेशन की। और इसको मुमकिन करने के लिए जो प्रणाली है सो चाहती है कि वो पूर्ण रूप से पुष्टिकरण करे आपके दस्तावेजों का, कि आप एक जीवंत मान्य व्यक्ति हैं, आपका कोई वास्तविक पता है जहां आप रहते हैं, और आपके उस पते का पुष्टिकरण भी हो सकता है, और उसमें आपने कोई त्रुटि नहीं की है। और अगर आप कोई कर्मचारी हैं तो वो भी सच्ची जानकारी है कि मैं इस कंपनी के लिए काम करता हूँ, मैं एक पेशेवर हूँ, मैं एक कर्मचारी हूँ, मैं एक स्वरोजगार हूँ। तो आप प्रणाली को बताएं कि हाँ, आप कौन है, आप वास्तविक मानव हैं, और ये आपका पता है, और ये आपके दस्तावेज हैं। तो ये जो ऑन बोर्डिंग है इसमें थोड़ा सा समय लगता है वेरिफिकेशन के मुकाबले। तो जो लीगल एंटिटी हैं उनको और भी ज्यादा दस्तावेज देने की जरूरत है, और ये सबकी आवश्यकता हमारे लिए इसलिए है ताकि हम लोग सुगमता से काम कर सके। अगर कोई कंपनी खाते को खोलना चाहता है
या प्रणाली अगर खाते को खोलना चाहती है, तो आपसे प्रणाली वही चीजें पूछेगी कि क्या आप केवाईसी डायरेक्टर के पास गए, और अगर गए तो उस कंपनी के दस्तावेज कहाँ पर हैं। तो हम लोग सभी कंपनियों की जांच कर रहे हैं, सभी सीईओ, सभी बेनिफिशियरी, सभी की हम लोग जांच कर रहे हैं। और ये जो प्रक्रिया है पंजीकरण के लिए मर्चेंट और उनके खातों की, और इसके लिए सभी दस्तावेजों को सही तरीके से सटीक रूप से समर्पित करने की आवश्यकता है। और वो भागीदार जिन्होंने मार्गदर्शिका नहीं देखी और उन्होंने वही गलत दस्तावेज बारंबार समर्पित किए हैं, या मैं ये कहूं कि ये कि इसने जिन लोगों ने सही दस्तावेजों को लगाया है, उनके लिए ज़्यादा समय लगता है, उनको और इंतज़ार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो दस्तावेज़ जिन्हें बारी-बारी कोई दिए जा रहा है, लगाए जा रहा है गलत, उनको देखने में समय लग जा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए हम लोगों को शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन अब जो दस्तावेज हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 2 दिन लगते हैं सत्यापन के लिए, अगर सारी चीजें ठीक हैं। तो ये एक तरह से एक नियम के अनुसार चल चल पड़ा है। और सपोर्ट की जहां तक मैं बात करूं, तो जो भी संदेश आप लोग सपोर्ट को भेज रहे हैं, हम उसका जवाब आपको देंगे, और उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप ग्लोबल यूनिट पे के सपोर्ट सर्विसेज पे आप लिख सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब लोगों को पता है कि किस प्रकार से सत्यापन कराना है। उनको पता है कि टिकट्स कैसे रेस करनी है समर्थन सेवा के ऊपर। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा देर नहीं लेगी। तो अब अगला कदम कि हम लोग क्या करने वाले हैं, वो ये है मई जून के अंदर हम लोग गूगल पे और एप्पल पे जो है, जो कि हमारे स्मार्टफोन के अंदर है, और एक खास करके एक और विशेष तौर पर एक एप्लीकेशन को हम लोग बना रहे हैं, ताकि आप सभी लोग उसका इस्तेमाल कर सकें, और ये गूगल पे और एप्पल पे को आप जो है उसके अंदर इस्तेमाल कर सकें। और ये आप मोबाइल के ज़रिए कर सकते हैं। तो यदि आप मोबाइल के ज़रिए से ये कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा, ये चीज़ हो जाती हैं, आप लोग अपने मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो बैंक कार्ड्स हैं वो इतने ज़्यादा महँगे क्यों हैं? तो देखिए, अगर आप अपने बैंक कार्ड को एप्पल पे के साथ या गूगल पे के साथ अगर आप लिंक करना चाहते हैं, तो कंपनी जिसने वो कार्ड बनाया है या जो कार्ड आपको दिया है, उनको गूगल और एप्पल पे को पैसा देना पड़ता है। और जब भी आप कोई भुगतान करेंगे गूगल पे या एप्पल पे के साथ, तो जो कंपनी है, जो कार्ड वाली जो कंपनी है, वो उसको हर बार पैसा देना पड़ेगा। और ये नियम और शर्तें हैं गूगल पे की और एप्पल पे की। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं जो कि छुपी हुई हैं, और वो चीज़ें जो है बहुत महँगी हो जाती है। और यदि आप क्वांटम का इस्तेमाल करते हैं, आप अपना कार्ड का नंबर देते हैं, और उसके बाद आपकी जो जो भुगतान है वो अगर नहीं भी होता है, तब भी क्वांटम को कमीशन देनी पड़ती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 2 या 3 भुगतान करता है या 3 बार पेमेंट करता है, तो वो और उसका जो जो भुगतान सफल नहीं होता है, तो वो फ्रॉड मॉनिटरिंग के अंदर चला जाता है। अब आप ये सोचिए कि अगर एक व्यक्ति अपने 1 दिन के अंदर अपने अपने वॉलेट को 100 से ज़्यादा बार टॉप अप करने की कोशिश करता है, तो कंपनी को उस पैसे के ऊपर पैसे देने पड़ेंगे जो कंपनी को कभी मिले ही नहीं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें हैं, जिनके जिन जो कि आपको सार्वजनिक तौर से कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन हम लोग आपके साथ इसलिए ये साझा कर रहे हैं क्योंकि आपको ये सब समझना चाहिए। और अगर आप बात करें, तो जो एक साधारण कार्ड है वो $26 और
कमीशन के साथ आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर छुपी हुई कमीशन होती है जो कोई भी आपको नहीं बताता, जैसे एप्पल पे या गूगल पे की। और ये सारी की सारी जो जो ये जो आपसे जो एक बार हम आपसे जो लेते हैं पैसा, उसके अंदर ये सारी की सारी जो छुपी हुई भुगतान है उसको उसको हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि जो प्लैटिनम कार्ड्स हैं वो बहुत महँगे हैं, तो जी हाँ, ये वाक़ई महँगा है, क्योंकि ये उन सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए है, जो चाहते हैं कि उनकी जो निकासी की और जो भुगतान की या उनकी जमा कराने की जो सीमा है वो ज़्यादा हो। और आपको कोई कार्ड अगर दिया जाता है जिसमें सीमा विशेष रूप से ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे जो ऐसी फ़ीस होती हैं जो सार्वजनिक रूप से नहीं बताई जाती हैं। तो इसीलिए, क्योंकि आपको मैं बता दूँ कि ये एक प्रकार से मासिक सब्सक्रिप्शन की तरह होती है, और आपने एक बार उसको दे दिया तो आपको मालूम है कि आप जब भी ऐसा कुछ करेंगे, आपने मासिक ईएमआई दे दी, तो उसके बाद या सब्सक्रिप्शन दे दी, सदस्यता शुल्क दे दिया, तो उसके बाद आप कुछ भी उस कार्ड के ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ मुख्य प्रश्न थे जो कि मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे गए और सर्वेक्षण में भी ज़्यादा पूछे गए। हो सकता है कि अगर कोई आप लोग जो हैं कुछ प्रश्न पूछना चाहें, तो एक व्यक्ति ये पूछ रहे हैं कि मुझे ग्लोबल यूनिट पे की ज़रूरत ही क्या है? तो मैं आपसे पूछूँगा, आप चैट के अंदर मुझे लिख के बताएँ कि आपके पास मोबाइल बैंकिंग की विशेषता है और आप उसको कितनी बार आप उसको दिन में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आप 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार हर दिन कितना करते हैं? तो लोग कह रहे हैं कि 1 बार, 2 बार, कई लोग कह रहे हैं 10 बार। तो उसी प्रकार भुगतान प्रणाली जो है वो मोबाइल बैंक की तरह है। हमारे पास लाइसेंस तो नहीं है कि हम लोग बैंक बैंक के जो बैंक से जो पेमेंट है या जो ट्रांसफर है, जो लेन-देन है, वो हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी हमारे पास उस चीज़ का जो जो है वो लाइसेंस नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप रेवोलूट या वायरेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक दोस्त है, जिसका अकाउंट जो है वो निलंबित कर दिया गया है, और उन्होंने मेरे दोस्त को ये भी नहीं बताया कि ये उनका जो अकाउंट है वो क्यों निलंबित किया गया है। और उन्होंने उसका जवाब भी नहीं दिया जब तक हम लोगों ने ओम्बुड्समैन तक उनकी बात नहीं पहुँचाई। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं $15,000 का, जो कि क्रिप्टो के अंदर था। तो अगर आप $15,000 आपके अकाउंट में हो और उसके बाद आप उस अकाउंट पर आप कुछ आपकी आपका जो नियंत्रण है वो खत्म हो जाए, और क्योंकि कंपनी ने उसको बंद कर दिया है, और उसके बाद आप उनकी समर्थन सेवा के अंदर जाकर लिखते रहते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। और मुझे लगता है कि मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है कि एक एक पार्टनर ने, एक समुदाय के हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टॉप अप करने की कोशिश की एक बड़ा अमाउंट, और वो नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने हमसे निवेदन किया कि हम उनके पास ज़ूम सेशन पे उनको सिखा सकें। तो हमने वो किया। तो मुझे नहीं लगता कि वायरेक्स या कोई बड़ी कंपनियाँ ऐसा कभी भी आपके साथ ज़ूम सेशन करेंगी। तो यहाँ पर कोई बोल रहा है कि आप लोग जो हैं वो ग्लोबल यूनिट पे जो है वो एक ऐसी प्रणाली है जिसको आप हर रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, हर समय इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाहे वो आप WCARU यूजी पे ग्रुप से खरीद रहे हैं, या फिर आप और विकल्प चुनते हैं और हमारे और सहभागियों से, जैसे यूनिटेक्स। तो जो भुगतान प्रणाली है वो सभी की सभी जो भुगतान प्रणाली हमारी है वो बिल्कुल जैसे कि एक सामान्य मोबाइल बैंकिंग होती है, वो उसी प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कुछ खरीदना है, आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ पैसा ही नहीं रख रहे हैं। यहाँ पर आप जो है वो पैसा आपके उस अकाउंट में पड़ा हुआ है जिसकी पहुंच हमेशा हर समय आपकी बनी रहती है। तो अब निर्देशों के अनुसार, जो कि ग्लोबल यूनिट पे के ऑपरेशंस के हिसाब से
तो हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर उनको पूर्ण रूप से प्रकाशित किया है gtinet.ch के अंदर। जब आप वहाँ अपने अकाउंट में जाएँगे तो आप देखेंगे कि नीचे हमने सबसे अधिकतर प्रश्न यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के एक टैब है, आप वहाँ पर जा सकते हैं और उसके अंदर आपको बताया गया है कि आप किस प्रकार से इस प्रणाली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप किस प्रकार से सक्रिय रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे सक्रिय पार्टनर्स हैं जिन्होंने वाक़ई इसका इस्तेमाल किया है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी ग्लोबल यूनिट पे के अकाउंट के अंदर उसको हस्तांतरण किया, उसके बाद फिएट मनी के अंदर फिएट मनी में उसको परिवर्तित किया और फिएट मनी को बैंक अकाउंट के अंदर इस्तेमाल किया। तो वो उसके बाद उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल कर लिया। तो ये बहुत सक्रिय पार्टनर्स हैं हमारे जो कि ये सक्रिय सहभागी हैं जो इस पूरी बैंकिंग प्रणाली का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप या तो इन सभी निर्देशों को अपलोड होने का इंतज़ार कर सकते हैं या आप खुद ही ढूँढ सकते हैं, खुद ही आप वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं। अगर आप अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं तो आप वहाँ पर वेबसाइट के ऊपर क्रोम के अंदर एक गूगल अनुवाद का एक विशेषता भी है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उस वेबसाइट को पूर्ण रूप से अंग्रेज़ी में भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं Q&A से सारे के सारे प्रश्न ले रहा हूँ, एक-एक करके। तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया कि अगर आप अपना वर्चुअल कार्ड को ऑस्ट्रेलियन सुपरमार्केट के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, अगर आपको एसएमएस नहीं मिल रहा है तो आप सपोर्ट को लिखिए और उनको बताएं कि आपको एसएमएस नहीं मिल रहा है और उसके बाद जो आप की जो भी परिस्थितियां हैं वो सारी की सारी आप देखी जाएंगी। हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि एसएमएस जो है वो नहीं भेजा गया था पुष्टि के लिए और जो लोग सपोर्ट में जाते हैं, उन्होंने फिर सपोर्ट ने हाथ मैनुअली ये इस विशेषता को जो है सक्रिय किया था। कई बार लोग पूछ रहे हैं कि उनको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड भरने के लिए बोला जाता है, यानी कि 2FA कोड। जी हाँ, वो ज़रूरी है क्योंकि ये सुरक्षा फीचर है और बहुत बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि हम लोगों से धोखाधड़ी होती है, खास करके ऑनलाइन के ऊपर। लोग आपको कह सकते हैं कि आप अपना पैसा कहीं और हस्तांतरण करें और या आपके अकाउंट को हैक किया जा सकता है। तो यदि आप ऐसी कोई चीज़ करते हैं, तो देखिए कोई और अगर आप ये स्वयं करते हैं तो किसी को आप जो है, आप किसी के ऊपर आप नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आपके अकाउंट के अंदर 2FA सक्रिय होगा, तो आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा। देखिए अगर आप 2FA को सक्रिय नहीं करते हैं, तो फिर अगर पैसा आपके अकाउंट से निकल जाता है, धोखा होता है, तो उसके लिए आप ही ज़िम्मेदार होंगे। तो मरिया ने यहाँ पर ये प्रश्न पूछा है कि वो टॉप अप करने की कोशिश कर रही थी यूनिटेक्स अकाउंट को डिजिटल वर्चुअल कार्ड के साथ। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है।
तो क्या आप सपोर्ट पे लिख सकते हैं और उनको आप ईमेल बताएँगे कि आपने कौन से इस ईमेल का इस्तेमाल किया है? क्योंकि अगर आपके पास ओटीपी आया है और जो भुगतान हुआ होगा, तो भुगतान आपके यूनिटेक्स अकाउंट में आना चाहिए। तो अब हम लोग यूनिटेक्स से पूछेंगे कि वाक़ई कहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो कि आपके जो जो पैसे हैं वो यूनिटेक्स तक क्यों नहीं पहुँचे हैं? अगला प्रश्न है वर्चुअल कार्ड की लिमिट का और क्या आप एप्पल पे से लिंक कर सकते हैं? देखिए, आप अभी एप्पल पे के ऊपर लिंक नहीं कर सकते क्योंकि एप्पल पे के अंदर आप सिर्फ़ भौतिक कार्ड को लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप खरीदारी की बात करते हैं वर्चुअल कार्ड्स के अंदर कुछ एक सीमा होगी कि आप कितना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हम आपको इन सब के बारे में वेबसाइट के ऊपर बता देंगे। हम लोग ग्लोबल यूनिट पे .ch की जो वेबसाइट है उसको विकसित कर रहे हैं और मार्शल ने जैसा आपको बताया इन सीमाओं के बारे में और आप बिल्कुल भी मत भूलिए कि ये सारी की सारी जो जानकारी है, जो हम लोग नई अपनी वेबसाइट को विकसित कर रहे हैं, उसके अंदर ये सारी की सारी लिमिट्स की जो जानकारी है, सीमाओं की जो जानकारी है वर्चुअल कार्ड्स की, वो आपको बहुत शीघ्र देंगे। तो जॉन ग्रोमवोल्ड ने प्रश्न किया कि आप कोशिश कर रहे थे अपने पुष्टिकरण का जो पता जो पुष्टिकरण है उसको आप बदलना चाहते हैं। देखिए, आप सपोर्ट पर जाएँ और आप वहाँ पर पूछें कि आपका ये अभी का मौजूदा पता है और आप उस मौजूदा पता को आप बदलना चाहते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो पुष्टिकरण की जो सत्यापन की जो टीम है, वो आपसे पूछेगी कि आप अपने जो नया पता है, उसको आप सत्यापित करें। अब स्पेनिश चैट से एक प्रश्न आ रहा है, क्या आप जो देखिए, क्या मुझे ज़रूरी है कि मुझे अपना जो पता है उसको बदलना चाहिए? देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, यदि आप भौतिक कार्ड आप ऑर्डर करते हैं, तो वो भौतिक कार्ड जो है, वो आपका उस पुराने पता के ऊपर जाएगा या फिर कोई अगर पत्र होगा या जो पत्र व्यवहार होगा, वो उस एड्रेस के ऊपर होगा। लेकिन अगर आपने अपना पता बदला है और यदि आपकी पहुँच उस पुराने पते पर अभी भी है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आप अपना जो पता है वो चले देना जा सकते हैं। या अगर आप जैसे उस प्रकार है कि जैसे अगर आपके पासपोर्ट जो है अगर अगर उसकी वैधता खत्म हो जाती है, तो आप नए पासपोर्ट के लिए आवेदन देते हैं, तो आपका जो पता है उसकी फिर से पते की फिर से पुष्टि होती है। तो बस यही है। तो यहाँ पर इटालियन कक्ष से सवाल आ रहा है कि लोग कब अपनी पंजीकरण और पुष्टिकरण फिर से कर पाएँगे जिनको रिजेक्ट कर दिया गया था पहले चरण के अंदर। तो दोस्तों, जहाँ तक हम लोग रिजेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक फीडबैक फॉर्म है और उसके अंदर एक जगह, एक कॉलम है, जो आपसे पूछा गया है कि क्या आपने सत्यापन प्रक्रिया के अंदर भाग लिया है और क्या हम लोगों को आपके पास या आपको जो है, वो हम लोगों को संपर्क करना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पर आपने अगर हमारे पास 2 विकल्प हैं। पहला कि जिस मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति विफल हुआ है एएमएल या मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, तो उन स्थितियों में बिल्कुल भी अवलोकन दोबारा नहीं दिया जाएगा, उनको नहीं रिव्यू किया जाएगा। और दूसरा, अगर किसी व्यक्ति ने गलती कर दी हो फॉर्म भरने में, तो ऐसी स्थिति में ऐसे उपयोगकर्ताओं को दूसरा मौका दिया जाएगा कि वो दस्तावेज को दोबारा से पुनर्समर्पित कर सकें हमें। तो धन्यवाद है आपका, क्योंकि फीडबैक फॉर्म में कई ऐसे कमेंट और टिप्पणियाँ थी कि कृपया करके हमारे दस्तावेज़ों को आप सत्यापना प्रक्रिया स्वीकृति दें। तो जब हमने उनके एप्लीकेशन को देखा, तो हमें बस ये समझ में आया, अरे उन्होंने तो दस्तावेज़ ही नहीं समर्पित किए, बिना दस्तावेज़ों को किसको हम सत्यापना करें? तो मार्शल ने
देखा आंकड़ों को, उन्होंने बताया कि कितने लोगों ने स्थापना प्रक्रिया के लिए दस्तावेज समर्पित किया और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने समर्पित ही नहीं किए दस्तावेजों को। तो फिर बिना दस्तावेजों के काहे बात का स्थापना प्रक्रिया। तो इसलिए मेरा सवाल ये है कि लोगों ने पहली बार में पंजीकरण किया क्यों नहीं। और दूसरी चीज ये मेरे दोस्तों, कृपया करके आप अपने खाते को खोलें, ध्यानपूर्वक जांच करें कि क्या आपने स्थापना प्रक्रिया के लिए दस्तावेज दिए भी हैं या नहीं। हो सकता है कि कुछ दस्तावेजों को, हो सकता है कुछ भाग को हमने अस्वीकृति दे दी हो, विफलता कर दिया हो सकता है आपने एक पता दर्शाया हो और दूसरे पते का पुष्टिकरण कराया हो। तो इसलिए जरूरी है कि आप जितने भी नीले बटन हैं सबको देखें, ध्यान से देखें हमने आपको क्या बोला है और उसी हिसाब से आगे प्रतिक्रिया करें। एक और सवाल वो ईमेल के बारे में है, क्या हमें उसे बदलना चाहिए या नहीं। पंजीकरण के दौरान मैंने दस्तावेज को मैंने मैंने जो वही पता डाला है जो कि ईवो रिच के अंदर था। देखिए, आपके लिए ये सरल है कि आप ईवो रिच बैक ऑफिस के अंदर अपने ईमेल को बदल दें, बजाय उसके कि आप ग्लोबल यूनिट पे में ईमेल को बदलें। क्योंकि जो प्रक्रिया ग्लोबल यूनिट पे के अंदर ईमेल बदलने की है सो ज्यादा जटिल है, क्योंकि ये डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन का इशू है। और इसीलिए हमने शुरुआती समय से आपको क्या कहा था कि आप वही ईमेल इस्तेमाल करें जो ईवरिच में किया आपने। तो मैं दोबारा बोलता हूँ, ईवरिच बैक ऑफिस के अंदर तो ईमेल बदलना सरल है, ग्लोबल यूनिट पे में सरल नहीं है। तो अगर आप ईमेल वहां बदलना चाहते हैं जरूर बदल दीजिए, वो ज्यादा आरामदायक रहेगा आपके लिए। तो ये किया जा सकता है, तो बेहतर ये है आपके लिए कि आप इसे ईवरिच बैक ऑफिस में करें आप ये। एक और सवाल इटालियन चैट से कि किस प्रकार के दस्तावेज पुष्टिकरण के रूप में माने जा सकते हैं धन के स्तोत्र के रूप में। तो मैंने ये सवाल कई बार पूछा पर मेरे को उत्तर नहीं मिला। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। हमने हमारे भागीदारों के साथ काफी चर्चा की है, जो लोग अपने खाते को टॉप अप करते हैं और वो पैसे का स्तोत्र के बारे में पुष्टिकरण नहीं दे पाते हैं। तो सवाल ये है, वो पैसा आपके पास आया कैसे। मान लीजिए आपके पास अचल संपत्ति यानी रियल एस्टेट है, उसको आपने बेचा और आपके पास कुछ पैसा आया। तो आप यहाँ ये दर्शा सकते हैं कि ये रियल एस्टेट परचेज है या सेल कॉन्ट्रैक्ट है, या आपके पास एक व्यवसाय है जहां आप ये दर्शा सकते हैं कि आप स्वामी हैं किसी कंपनी के और स्वामी ने आपको लाभांश दिया, या आपको किसी और तरह से पैसा मिला, या आप स्वरोजगार हैं, या आपके पास पे स्लिप है अपनी। और आप उन्हें अपना पे स्लिप दिखा सकते हैं या बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं कि ये मेरा पुष्टिकरण है कि मेरे को नियमित रूप से मेरा वेतन मिलता है, या सेविंग अकाउंट का मेरा बैंक स्टेटमेंट है। तो आप बस ये पुष्टिकरण दिखाएं कि ये प्रमाण उन्हें दिखाएं कि कहाँ से आपका धन का स्रोत आया है। तो फिर आपको मौका मिलेगा टॉप अप करने का और ज्यादा। बस आपको केवल इतना दर्शाना है कि ये पैसा आप ही का है और आप उसको कानूनी रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार लोग क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करते हैं, उसकी मूल्य बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरे तरीके से समझाना है कि कैसे आपने क्रिप्टो करेंसी को खरीदा और कैसे आपने उसे लो में खरीद के हाई में बेचा। तो वो आपको दिखाना होगा। आप स्टेटमेंट ले सकते हैं एक्सचेंज से, या आपको पुष्टिकरण करना आना चाहिए कि कैसे आपने क्रिप्टो पे अपना हाथ आजमाया। और फिर इस प्रकार से आप ये जो प्रमाण पत्र है वो आईएमएल ऑफिसर को दे सकते हैं और आप पूर्ण रूप से जो पारदर्शिता है लेन देन की सो दर्शा सकते हैं। तो स्पेनिश कक्ष से एक सवाल, धन्यवाद आपका। रॉबर्ट पूछ रहे हैं कि मेरा जो पूरा डेटा है वो वेरीफाई भी हुआ, कंफर्म भी हुआ।
तो अब मेरा अगला कदम क्या है? बधाई हो आपको, आपका खाते की स्थापना प्रक्रिया पूरी हुई और आप ग्लोबल यूनिट पे वेरिफिकेशन प्रणाली का उपयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, आपके पास जितनी भी कार्य क्षमता और विशेषताएं हैं आप वो कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, बैंक अकाउंट, इंटरनेशनल बैंक कार्ड को कर सकते हैं, वर्चुअल कार्ड और फिजिकल कार्ड बहुत जल्द आपके लिए उपलब्ध होगा। ये सब आप कर सकते हैं। आप फिजिकल कार्ड से भुगतान कर सकते हैं, सुपरमार्केट में ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट जो है ये बिल्कुल वर्चुअल कार्ड से भी मुमकिन है। तो सारी चीजें जो भी आपको अपने प्रतिदिन रूप से, नियमित रूप से आप जो उपयोग करते हैं उसका आप लेन देन कर सकते हैं ग्लोबल यूनिट पे कार्ड के माध्यम से। धन्यवाद है आपका। तो लोग कैसे कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं कोस्टा रिका डिलीवर कराने के लिए? बहुत बढ़िया सवाल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो बैंक कार्ड हैं सो उपलब्ध होंगे केवल पहले ईयू नागरिकता और यूनाइटेड किंगडम वाले लोगों के लिए। जो बाकी नागरिकता के लोग हैं उनको इंतजार करने की फिलहाल आवश्यकता है। तो जो हमारा जांच है उसका क्या परिणाम रहा है? देखिए वो जो देश थे वो ईयू कंट्रीज नहीं है, तो हमें देखना है विकल्प कैसे काम करेगा। जो लाइसेंस फिलहाल हमारे पास उपलब्ध है ये केवल यूरोपियन यूनियन के लिए ही मान्य है। तो हम लोग जो कार्ड है सो बाकी देशों में नहीं भेज सकते और ये सही नहीं होगा, पर फिलहाल हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और ये कार्य क्षमता जो है ये बाकी देशों और बाकी नागरिकताओं के लिए भी उपलब्ध हो सके, ये हमारी कोशिश में है। और ताकि सभी लोग जो है आनंद उठा सकें इस मौके का, हम लोग जांच कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ कानूनी रूप से सटीक हो, बढ़िया हो। और जब सब सही रहेगा, अनुकूल रहेगा और सबका निर्णय अगर सकारात्मक रहेगा और अगर समाधान बढ़िया रहेगा तो हम उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन से बैंक में जाना है कार्ड के साथ और कैसे एटीएम मशीन से पैसे को निकासी कराना है? बहुत बढ़िया सवाल आपका। तो अगर आप चाहते हैं कि एटीएम में पैसे की निकासी हो सके, विड्रॉल हो सके, तो आपको वैसे ही करना है जैसे आप किसी अन्य कार्ड के साथ करते हैं। आप कैश आउट कर सकते हैं उसे एटीएम मशीन में। क्या मैंने आपके सवाल का सही उत्तर दिया? बिल्कुल वही प्रक्रिया है जैसे आपके बाकी कार्ड के साथ करते हैं वैसे ही करना है। केवल एक ही अंतर है कि इसमें ग्लोबल यूनिट पे कार्ड होगा जिसकी बहुत ही विस्तृत सुअवसर है आपके लिए, जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे पास वही सामान्य सवाल बारंबार दोहराए गए हैं। तो क्या हमारे पास कोई नया सवाल है जिसके बारे में पहले किसी भी चैट से चर्चा नहीं की गई है? अगर ये सभी सामान्य हैं तो मेरा ये सुझाव है कि आप ये जो रिकॉर्डिंग है इसे आगे लोगों तक पहुंचाएं और सामाजिक नेटवर्क पे निजी संबंधियों के साथ, दोस्तों और भाई बंदियों के साथ इस रिकॉर्डिंग को आगे प्रचार करें। और आप जानते हैं मंगलवार को हमने ये ध्यान दिया जब हमारा आइट्रियन और मार्शल के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, तो हमने ये भी निर्णय लिया कि हम एक और भुगतान प्रणाली का निर्माण करेंगे और वो हमारे कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, लेकिन उनके सामान्य हमारे से ही मिलते-जुलते सामान्य काम है। और ये जो नए लोग हैं उनको वो कहीं न कहीं ट्रिगर करता है, क्योंकि कंपनी के रूप में जो भी पासपोर्ट है और सभी जो दस्तावेज है उनकी जांच की जाती है और सिक्योरिटी सर्विस से हमें हर व्यक्ति के इतिहास के बारे में पता चलता है कि क्या वो राजनीति से
सरोकार रखता है या नहीं, और ये जांच कराने के लिए हम लोगों को कुछ शुल्क का भुगतान करना होता है। वो सभी लोग जो कि गलत दस्तावेजों को बारंबार समर्पित करते हैं, उनके लिए हमें अतिरिक्त पैसे का भुगतान करना पड़ता है। तो जो काम है कंप्लायंस ऑफिसर का, एएमएल ऑफिसर का, वो बहुत महंगा है। और जब कोई भी उपयोगकर्ता एक ही चीज को बार बार गलत रूप से दस्तावेजों को समर्पित करता चाहता है, तो ये हमारे लिए पैसे की खपत है, पैसे का नुकसान है। तो हम चाहते हैं कि ये सभी के लिए उपलब्ध हो, सभी लोगों को सही रूप से सब कुछ समझ में आए, और इसलिए जो सही और सटीक दस्तावेज है केवल आप उन्हीं को समर्पित करें। तो अगर आपके देश में अगर कोई ज़रूरत है कि आपको पासपोर्ट को अपलोड करना है, तो वही करें। आप आईडी कार्ड को अपलोड करके ये ना बोले कि हमारे पास तो सिर्फ आईडी कार्ड है। ये अब आप बहाना देना बंद करें। अगर पासपोर्ट मांगा गया है, पासपोर्ट ही लगाएं। अगर यूटिलिटी बिल की बात है, तो आपको मान लीजिए अगर वो पुष्टिकरण, पते की पुष्टिकरण के लिए अगर मांगा जा रहा है, तो आप वो लगाएं, ताकि हमें आपका नाम, उपनाम, घर का पता, ये सब देखने को मिले। और जो स्टेटमेंट है, जो भी दस्तावेज आप दे रहे हैं, वो 2 महीना से ऊपर पुराना ना हो। और अगर वो 2 महीना से ऊपर पुराना ना हो, अगर वो अंग्रेजी में हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन जो हमारे सभी आधिकारिक लोग हैं, वो ट्रांसलेटर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप अंग्रेजी में दे रहे हैं, तो ये इसकी जो स्थापना प्रक्रिया है, वो उसकी गति तीव्र रहेगी, तेजी से हो जाएगा। तो ये आपके हाथ में है कि जो समय आपकी वेरिफिकेशन दस्तावेज पे लग रहा है, वो आपकी समझदारी से उसका समय आप कम कर सकते हैं। तो हर उपयोगकर्ता के लिए हमें एक ग्राहक मिलता है, वो ग्राहक जो कि साझा करता है अपनी सभी पासपोर्ट डिटेल को। और जितने ज़्यादा ग्राहक हमारे पास होंगे, उतना बड़ा ग्राहक आधार होगा। और जितना ज़्यादा हमारे पास ग्राहक आधार होगा, उतने ज़्यादा लोग ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, डिपॉजिट कर पाएंगे। जितना ज़्यादा डिपॉजिट होगा, उतना ज़्यादा टर्नओवर होगा। और जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा, उतना ज़्यादा राजस्व बढ़ेगा। और उसी से जो मूल्य है कंपनी का, वो भी बढ़ जाएगा, और उसकी संपत्ति का भी मूल्य बढ़ेगा। तो वो हमारे बेनिफिशियरी हैं। और आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, वो क्या है? वर्ल्ड सीआरयू। और हर किसी को इससे लाभ ही लाभ पहुंचेगा। इसलिए अगर आपके पास दोस्त हैं, निजी संबंधी लोग हैं, जरूर उनसे निवेदन करें, ग्लोबल यूनिट पे सिस्टम का से वेरिफिकेशन कराएं। और तभी ये बेहतर रहेगा। तो मोबाइल वर्जन अभी उपलब्ध नहीं है, और पर हमारी कोशिश है हम इसे आगे बढ़ाएं, और ताकि लोग जो है इसका उपयोग कर सके, और उसके तहत हमें ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व मिल सके और कंपनी में विकास हो सके। बहुत सारी ऐसी कंपनियां। और हाल ही में मैंने अखबार में पढ़ा था नॉक्सी इटालियन कंपनी के बारे में, जो कि यूरोप में बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन ये इटली की कंपनी है। और ये विश्वास किया जाता है कि ये बहुत मशहूर कंपनी है और इसका पूंजीकरण भी खूब ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है, उन्होंने छोटे-छोटे लोगों का, छोटे-छोटे एक्टर्स को उन्होंने अपने डेटाबेस उन्होंने उन्होंने उठाया, डेटाबेस बनाया, और उसके बाद उन्होंने अपना खुद के कार्ड्स उन्होंने बनाए। और ये किसी कारणवश ये जो कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स जो हैं वो हर जगह वैध नहीं हुए हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग जो है हम लोग भी यही कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर हमारे पास जो हमारे समुदाय के लोग हैं, जो कि यूनिटेक्स और यूजीपे के साथ जो जुड़े हुए हैं, और साथ-साथ नई कंपनियों का जो पंजीकरण हो रहा है, जो कि पहले एवरेज समुदाय का जो हिस्सा नहीं थी या जो नहीं है, तो हम उनसे भी राजस्व जो है वो
वो ले पाएँगे। तो इसीलिए हम लोग अपने जो वेबिनार हैं वो लेते हैं, हम लोग अपने सर्वेक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं, हमारे पास अपने खुद के ब्रांड्स हैं और ये सभी की सभी चीज़ें आप ग्लोबल यूनिट पे .ch पर देख सकते हैं और इसको और ज़्यादा हम बेहतर बनाने वाले हैं। आप जो हैं आप रूसी पासपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और आपके कुछ जो जो व्यक्तिगत आईडी कार्ड्स हैं वो भी जो हैं वो भी आपके सत्यापन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने सभी प्रश्नों का अभी उत्तर दे दिया है। तो अगर ग्लोबल यूनिट पे को टॉप अप करना है तो क्या हम लोगों को उसके लिए भी कमीशन देनी पड़ेगी या नहीं? अगर आप ग्लोबल यूनिट पे के ऊपर पंजीकृत नहीं हैं, तब आपको बहुत शीघ्र उस पे पंजीकरण कर लेना चाहिए और उसके बाद आप सत्यापन प्रक्रिया से भी गुजरना चाहिए ताकि आपको सभी सेवाओं का आप लाभ उठा सकें जो ग्लोबल यूनिट पे आपको देती है और आप वहाँ पर सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें जो वहाँ पर उपलब्ध हैं। अब आपने जो प्रश्न किया है टॉप अप का, तो अब आप टॉप अप कैसे करेंगे? जो टॉप अप है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अलग-अलग बटन्स को दबाकर देख सकते हैं और देख सकते हैं या फिर आप निर्देश पढ़ सकते हैं बैक ऑफिस के अंदर या फिर आप जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप पढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं। और उसी के हिसाब से आप जो हैं आप एक प्रश्न को आप देखें कि किस प्रकार आप टॉप अप कर सकते हैं। आपको पूरे निर्देश दिए गए हैं कि आप किस प्रकार से टॉप अप करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी से, कार्ड से या आप वायर हस्तांतरण से आप जो है टॉप अप करना चाहते हैं। या फिर आप ग्लोबल यूनिट पे के किसी भी सहभागी से आप पैसा लेना चाहते हैं, ताकि आप जो है वो आंतरिक हस्तांतरण कर पाएँ और उसमें आपको कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ता है। आपका अकाउंट टॉप अप है और आप तैयार हो जाएँगे और आप ग्लोबल यूनिट पे जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि भी आप चाहें। मैंने यहाँ देख रहा हूँ कि जो प्रश्न हैं वो बार-बार दोहराए जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप आज लोग यहाँ पर थे, आपने समय दिया और आपकी प्रतिपुष्टि हमें मदद करती है कि हम लोग और सुचारू रूप से वेबिनार को चला पाएँ, नई-नई जानकारी लेकर आएँ और आप यदि आपने निर्देशों को अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आप ये सभी निर्देशों को बहुत अच्छे से पढ़ें ताकि आप बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकें और आप खुश रह सकें। और आप ग्लोबल यूनिट पे का जब इस्तेमाल करें तो बहुत संतुष्ट हों। तो मेरा धन्यवाद मार्शल के लिए और सभी अनुवादकों को और मैं यहाँ पर चाहूँगा कि हमारे इन वेबिनार्स के अंदर और से और लोग हमारे साथ जुड़ें क्योंकि ये जो वेबिनार है आपको पूरी जानकारी देगी कि हमारी कंपनी कहाँ जा रही है। हमारे पास 12 कक्ष हैं और उनमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो देखिए हम लोग आपके लिए काम करते हैं और अगर कोई जो कक्ष है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो आप हमें बताएँ तो हम लोग अपने जो अनुवादक हैं उनको जो अनुवादकों को हम बता दें और उनको बोल दें कि हम लोगों को जो है अभी उनकी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको शुभ दिन, शुभ संध्या और सुप्रभात कहना चाहूँगा और उसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद, एजेंट कह रहे हैं धन्यवाद और हमारे वैलेंटाइन ने आज 50 प्रश्नों से ज़्यादा का उत्तर दिया है और ये सब चीज़ें मार्शल और वैलेंटाइन की वजह से हो पाई हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है ग्लोबल यूनिट पे जो है वो मुझे काफ़ी उत्साहित करती हैं क्योंकि चाहे ये जो बदलाव हैं या जो अद्यतन है या फिर कि जो सर्वेक्षण है
कि आप लोगों से जो पूछा जाता है कि किस प्रकार से हम आपको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, किस प्रकार से आपको जानकारी दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया बात है जो हमारे समुदाय हमारे लिए करता है, ये कंपनी हमारे लिए करती है। अब मैं यहाँ आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे। तो इसीलिए हम लोग आप और हमारे जो सत्र हैं, उनके साथ जुड़े रहिए और आप पता करते रहिए कि कंपनी आपके लिए क्या लेकर आ रही है। और उसी तरह मैं आप सभी को सुप्रभात, शुभ दिवस और शुभ संध्या और शुभ रात्रि कहना चाहूँगा। धन्यवाद। तो दोस्तों धन्यवाद आपका आज इस सत्र में जुड़ने के लिए। आपसे आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा यहीं पर विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे और अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखेंगे। अगले सत्र तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।